जैंग सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी इंटेरोगेशन रूम में एक आदमी टेबल पर बैठा हुआ था। वो अपनी आंखों को ढक के बैठा था, बिल्कुल पागल सा लग रहा था। फर्स्ट रैंक पुलिस ऑफिसर जिंग रूम में एंटर हुई और उसे मिस्टर लॉन्गा कहकर एड्रेस किया। उसकी सिलुएट उस आदमी की प्यूपिल में रिफ्लेक्ट हो रही थी। आदमी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और घबराकर बोला कि जल्दी से दरवाजा बंद करो। बाहर से लाल रंग की रोशनी आ रही थी। लड़की ने हाँ में सर हिलाकर दरवाजा बंद किया और उसे शांत होने को कहा। टेबल के पास जाकर उसने पूछा कि क्या वो बता सकता है कि हुआ क्या है। जोंग्या ने जवाब दिया कि वो बता सकता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। जिंग गुस्से में हाथ हिलाकर बोली कि डम बनने की कोशिश मत करो, तुम क्रिमिनल जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उसने कहा कि अपने फैमिली के साथ तुमने क्या किया है उसके बारे में सोचो। फोन पर एक फोटो थी जिसमें एक औरत और एक बच्चा फ्लोर पर पड़े हुए थे। आदमी ने टेंशन के साथ फोटो देखी, फिर डर के मारे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कांपते हुए उसने अपनी उंगली अपने पीछे की तरफ पॉइंट की और बोला कि उसके पीछे कुछ है। जिंग ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि वहां कोई नहीं है। चश्मा पहने लड़की ने भौं चढ़ा ली। वो साइको टेबल के पीछे छुप गया और जिंग ने कहा कि चालाकी करने की कोशिश मत करो। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में लाल आंखों का झुंड आ गया हो। पागल आदमी और ज्यादा कांपने लगा। उसकी नज़र में पुलिस वाली एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी, जैसे उसके मुंह के अंदर भी एक आंख हो। उसका शौक और बढ़ गया। उसने टेबल को धक्का देकर हटा दिया और चिल्लाया कि पास मत आओ। फिर वो अपना हाथ अपने मुंह में डालने लगा। इतनी सारी आंखों को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना गला घोटने लगा। एक चीख सुनाई दी, ये क्या कर रहा है, और बचाव की आवाज गूंजी। आसमान सनसेट के रंगों से भर गया था। लड़कियों की फैंटेसी आवाजें सुनाई दी जो पूछ रही थी आगे क्या। जैंग सिटी हाई स्कूल की घोस्ट सोसाइटी के गेम रूम में लड़के कंप्यूटर्स के सामने बैठे हुए थे। बिन ने एक्टिंग करते हुए अपना गला घोटने का नाटक किया और बोला कि जब पुलिस भाग कर आई तब तक वो ऑलरेडी मर चुका था। कहते हैं उसने अपनी जीभ काट ली थी। जिंग डर के मारे अपना होंठ काट लेता है और बोलता है कि इस हॉरर स्टोरी के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसका दोस्त बोलता है कि ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की रियल स्टोरी है और ऑलरेडी इंटरनेट पर फैल चुकी है। वो सीक्रेट बताने वाले स्टाइल में अपना हाथ मुंह के पास लाता है और कहता है कि उसके नॉलेज में ये सब इंटरनेट पर एक फोटो की वजह से हुआ है। जो भी उस फोटो को देखता है वो मर जाता है। जिंग और ज्यादा डर जाता है और पूछता है कौन सी फोटो। तभी उसका दोस्त कहता है कि वो ढूंढने ही वाला था। राउंड ग्लासेस के पीछे आंखें शौक से फैल जाती हैं। जिंग तुरंत फोन छीन लेता है और उसे रोक कर कहता है कि अगर ये सच है तो हमें वो देखने की इजाजत नहीं है। दोस्त पूछता है क्या ये वही चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। सारे लड़के मुड़कर देखते हैं। मॉनिटर पर एक गोल आंख की फोटो थी। सब डर के मारे चीख पड़ते हैं। शिंजी शांति से कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और कहता है टेंशन मत लो, सब ठीक है। डर से कांपते बिन जिंग को पकड़ लेता है और पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है। शिंजी बोलता है कि अगर सिर्फ फोटो देखने से ही सब मर जाते तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती, और जो लोग मरे हैं उनकी रूह में कोई डीमन बैठा हुआ है। शिंजी आंखें बंद करता है और सजेस्ट करता है कि गेम कंटिन्यू रखें, उसके पास अभी और काम भी है। कोई चिल्लाता है कि मूड मत खराब करो, अभी टाइम क्या हो रहा है। टेबल के पास खड़ा एक लड़का बोलता है कि वो बिल्कुल बुढ़े जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा पूछता है इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, वैसे भी पढ़ने तो नहीं वाला। तब हीरो बोलता है कि कल फिर से शिंजी के घर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की खिड़कियां जल रही थीं। लड़का चाबी लॉक में डालता है और दरवाजा खोलता है। रूम में एंटर करते हुए शिंजी सोचता है कि वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। वो एक बुक की तरफ हाथ बढ़ाता है जिसमें लाल सिंबल्स बने हुए थे। वो कहता है कि 1 महीने पहले तक लाइब्रेरी में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वो लाल बुक उठाता है और उसके पेजेस खोलता है। शिंजी बुक को देखता है और उससे लाल भंवर निकलने लगते हैं। क्यूरियोसिटी में वो अर्बन लेजेंड्स नाम की बुक खोलता है। काली और लाल रोशनी उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगती है। वो खुद को इस दुनिया में पाता है और जैंग सिटी हाई स्कूल का स्टूडेंट बन जाता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थीं। उसे याद आता है कि वो कब्र के पास खड़ा था जब उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मर गए थे। उन्होंने उसे इनहेरिटेंस और इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। वो चमकती हुई बुक को देखता है और सोचता है कि इसी की वजह से उसके पास सिर्फ 30 दिन की जिंदगी बची है। ये बात उसके पेज पर लिखी होती है। शिंजी अपने गले में पहने पेंडेंट को छूता है, उससे काली फ्लैशेस निकलती हैं और वही बुक बन जाती है जो वो पकड़ के खड़ा है। पेज पर लिखा होता है अर्बन लेजेंड्स के रिकॉर्ड्स, लेजेंड पॉइंट्स 38,000, गुड एंड इविल 200, स्पिरिचुअल पावर 0, लाइफ रिमेनिंग 92 डेज। जो लेजेंड्स वो लिखेगा वो सच हो जाएंगे। ये सब उसके लिए बेनिफिट्स लाते थे। अगर उसके लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स की वजह से कोई मर जाता तो उसे गुड और इविल पॉइंट्स मिलते हैं। पेजेस पलटते हुए हीरो को याद आया कि रूल्स के हिसाब से उसे अर्बन लेजेंड्स लिखनी होती हैं और गुड और इविल पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं ताकि वो अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सके। पेज पर एक अर्बन लेजेंड लिखी हुई थी, शहर के वेबसाइट्स पर अचानक दिखने वाली एक अजीब फोटो के बारे में जो क्रैक के थ्रू नजर आती थी। उस फोटो में एक बहुत बड़ी आग बनी हुई थी। शिंजी ने बुक को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि जैसे ही वो कोई लेजेंड लिखता है वो तुरंत सच हो जाती है। पहली लेजेंड उस पड़ोस वाली माँ और बेटी के बारे में थी जो हिंसा में मर गई थी। उसने एक गंदी सी आंख इमेजिन की। जैसे ही जैंग सिटी में कोई इस फोटो को देखता उस इंसान के घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाती। हर क्रैक से आंखें किलर को देखती।
वो आंख हर जगह से देख सकती थी, इंसान की कॉन्शियसनेस को बदल देती, उसे होश खो देने पर मजबूर कर देती और आखिर में सुसाइड तक ले जाती। बुक में लिखा था कि 7 जून 2020 को जोंग या नशे की हालत में घर लौटा क्योंकि बाथरूम का पानी गर्म नहीं था और उसने अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर दिया। एक और अजीब बात थी, जो भी इस फोटो को देखता और जिसे बाद में वो आंख फॉलो करती, उसका एक्सपीरियंस भी बुक के पेजेस पर रिकॉर्ड हो जाता। शिंजी ने इमेजिन किया कैसे आदमी बेल्ट घुमाता है, कैसे बाथरूम में बैठकर फोटो देखता है, फिर कैसे वो खुद को मार लेता है। हर इंसान के लिए एक पेज और हर एक के लिए लेजेंड के इन्फ्लुएंस के हिसाब से गुड और ईविल के 2 पॉइंट्स, टोटल 300 से 400 लेजेंड पॉइंट्स। लड़के ने बुक जोर से बंद कर दी। अपना माथा छूते हुए शिंजी ने इरिटेशन में बोला कि इस स्टोरी से उसे बहुत कम मिला। 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका था और वो अपनी लाइफ स्पैन सिर्फ 30 डेज से बढ़ाकर 92 डेज तक ही ले जा पाया था। उसे एक नई स्टोरी चाहिए थी जो इस कमी को पूरा कर सके। नीचे देखते हुए उदासी से बोला कि वरना एक दिन ये नंबर 0 हो जाएगा। उसने इमेजिन किया कि बुक से निकली जंजीरें उसका गला दबा रही हैं और बोला कि उसे डर लगता है कि वो सच में मर जाएगा। जैंग सिटी हाई स्कूल की क्लास के में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। एक लड़की ने पीछे बैठे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा कि उसे सोने की आदत है, वो पूरा दिन सोता रहता है। एक क्लासमेट ने शिंजी को उठाया और बोला कि क्लासेस खत्म हो गई हैं, उठ जाओ। लड़के ने आंखें खोलीं, फिर स्ट्रेच किया, गर्दन सीधी करते हुए चलने लगा जो दर्द कर रही थी, और सोचा कि वो बहुत थक चुका है। कल रात 4 AM तक वो एक नई स्टोरी सोच रहा था। खिड़की के पास से गुजरते हुए उसने सोचा कि गोस्ट सोसाइटी से इंस्पिरेशन ढूंढना बेकार है। वहां या तो लोग टाइम वेस्ट करते हैं या कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसने डिसाइड किया कि वो मैसेज भेज देगा कि आज नहीं आएगा। स्क्रीन पर गोस्ट चैट खुला था जिसमें लिखा था कि वो पूरी रात नहीं सोया और घर जा रहा है। शिंजी हंसा जब उसने देखा कि जिंग ने रिप्लाई किया कि उसने फिर से उन्हें छोड़ दिया, और बेंडन ने पूछा कि क्या वो चुपके से घर पर गेम्स खेलकर सबको इम्प्रेस कर रहा है। लड़के ने सोचा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, जबकि उसके लिए ये लाइफ और डेथ का मैटर था। उसने नज़र हटा ली। गेट के पास एक ब्लॉन्ड लड़का एक स्टूडेंट को मार रहा था, कहते हुए कि उसने खुद बुलाया था। उसने टीचर से कुछ चीज़ों की कंप्लेन की थी, इसलिए उसे सबक सिखाया जा रहा था। चश्मे वाला लड़का अपने हाथों से खुद को ढक के बोल रहा था कि रेन, मेरी गलती है, सॉरी, मत मारो। टेढ़ी सी स्माइल के साथ शिंजी ने कहा, 5 लोग एक पर, शर्म नहीं आती? ब्लॉन्ड लड़का मुड़ गया। बैट उठाते हुए उसने पूछा, कौन है जो मरना चाहता है? दूसरों ने शिंजी को पहचान लिया। ब्राउन हेयर वाला हाथ पॉकेट में डालकर बोला, क्या तुम लोग इसे जानते हो? एक गुंडा रेन को बोला कि ये बंदा पागल है। फिर भी वो गुस्से में क्यों था कि वो लोग उसे अकेले देखकर डर रहे हैं? आगे देखते हुए ब्राउन हेयर वाले लड़के ने कहा कि लास्ट सेमेस्टर 5 ने मिलकर इससे निपटाया था। 3 हॉस्पिटल पहुंच गए, एक अभी तक स्कूल नहीं आता। गुंडा इरिटेशन में मुंह बना लेता है। शिंजी ने नीचे देखा, बैट जमीन पर गिर गई। वहां से जाते हुए रेन ने बोला कि उसे भूख लगी है और कुछ खाने का ऑफर दिया। शान ने अपने ग्लासेस ठीक किए और थैंक्स बोला। शिंजी आगे बढ़ गया, उनकी ग्रैटिट्यूड सुनते हुए, और मन ही मन में उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उसे इंस्पिरेशन दे दी थी। वो रूम में कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगीं। स्क्रीन पर स्कूल बुलिंग के बारे में एक आर्टिकल था जिसमें बुलिंग स्टूडेंट्स की स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट था। हीरो ने कहा कि चाहे कोई भी दुनिया हो, बुलिंग हर जगह होती है। उसने सोचते हुए अपनी चिन को छुआ। फिर उसने अपनी उंगलियों से रेड पेंडेंट उठाया, लेकिन उसे शान की कांपती हुई आवाज याद आ गई जो कह रहा था कि बुलीज अक्सर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जवाब देने की ताकत नहीं रखते या जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। उसने बुक खोली। लिखते वक्त हीरो ने सोचा कि अगर वो बुलिंग से पीड़ित लोगों को वेपन दे दे तो वो हिंसा के अंदर छुपी गहरी बीज को बाहर निकाल सकता है। बुक से काली रेस फैलने लगी। उसे 30,000 लेजेंड पॉइंट्स मिले। डार्क फ्लैशेस उस लंबी बालों वाली लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगे। हर रात मिडनाइट को रियल्म ऑफ द डेड नाम की वेबसाइट पर उन लोगों के नाम अपीयर होते हैं जो मैलिस से भर चुके होते हैं। वहां एक लड़की को आफ्टर लाइफ से भी देखा जा सकता है। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, उसका नाम आई था। लंबी बालों वाली लड़की पास में एक फूल पकड़कर खड़ी थी। कैमरा स्क्रीन पर दिख रहा था कि किसी को मारा जा रहा है। वो चीख रही थी कि उससे कहा गया था स्कूल मत आओ, फिर भी वो क्यों वापस आई? ब्लॉन्ड हंस रही थी, झूठ बोलती हुई लड़की को कहते हुए कि वो कितनी बदसूरत है। वो अपने आप को लोगों के सामने क्यों दिखा रही है? वो तो कब की मर जानी चाहिए थी, फिर आने का क्या मतलब? वो घिनौनी है। लड़की जमीन पर बैठ गई मुस्कुराते हुए। उसकी विक्टिम कांप रही थी और रो रही थी।
इशिगुरो ने हल्की सी ग्रिन के साथ कहा कि जल्दी से उसकी फोटो ले, अगर वो उसे रोड पर मिल जाए तो लगे जैसे किसी भूत से टकरा गए हों। कांपती हुई गुड़िया ने अपने बैग से एक फूल निकाला। आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो बहुत गुस्सा थी और रेजिस्ट भी कर रही थी। उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन गुड़िया ने कहा कि शिगारो ने उसे मजबूर किया। दांत भींचते हुए उसने उनकी मौत की दुआ की। लड़की हंस पड़ी, कहते हुए कि ये कितना फनी है। उसे लगा वो फूल से उसे मार देगी। लड़की ने फूल का एक लाल पंखुड़ी तोड़ दी और हैरानी से जम गई। इशिगुरो के चेहरे की जगह एक मॉन्स्टर का चेहरा था। दोस्त चीखते हुए भाग गए, चिल्लाते हुए कि ये भूत है। कैमरा ने उन्हें भागते हुए रिकॉर्ड कर लिया। मॉन्स्टर का बॉडी अजीब एंगल में मुड़ गया, उसके हल्के रंग के बाल उड़ गए और वीडियो वहीं रुक गया। एक सवाल पूछा गया, क्या इस वीडियो में जो है वही लड़की है? डर से कांपती गुड़िया ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जैंग सिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी और सुन रही थी कि आज सुबह 8 बजे तक शहर में एबनॉर्मल डेथ्स का नंबर 200 से ज़्यादा हो चुका है। XYO का असिस्टेंट फोन और डॉक्यूमेंट्स पकड़े कह रहा था कि सब केसेस सेम जैसे हैं। सब ब्रेन डेथ थे, लेकिन वायलेंट डेथ का कोई साइन नहीं मिला। लड़की ने होंठ भींचे जब उसे बताया गया कि स्पेशल डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसे ही सस्पेक्ट के तौर पर डिटेन किया है। ब्लॉन्ड वुमन ने आंखें सिकोड़ी और पूछा कि क्या उसने अंडरवर्ल्ड वाली लड़की से बात की थी। उससे डिटेल में सब बताने को कहा। उसके पास खड़े XYO ने सख्ती से कहा कि ये अकीजी के स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड है। इस वक्त वही एक है जो उसकी मदद कर सकती है। उसे उम्मीद थी कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लड़की ने नीचे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसे फोन स्क्रीन याद आई जिसमें लिखा था कि अंडरवर्ल्ड की लड़की एग्जिस्ट करती है। हेल कम्युनिकेशन सिर्फ रात को अवेलेबल होती है। अगर तुम चैट में उस इंसान का नाम भरो जिससे तुम नफरत करते हो, तो अंडरवर्ल्ड की लड़की अपीयर होती है और उस इंसान को हेल के अबिस में ढकेल देती है। कुछ दिन पहले मिडनाइट को फोरम पर एक अजीब मैसेज आया था जो डिलीट या एडिट नहीं हो सकता था। उस पोस्ट में अंडरवर्ल्ड की लड़की वाले अर्बन लेजेंड के बारे में लिखा था। पहले सबने सोचा ये किसी गेम का अनाउंसमेंट है, किसी ने भी उसे सीरियस नहीं लिया। फोरम पर काफी कमेंट्स आए थे। लड़की ग्लोइंग रेड स्क्रीन के सामने बैठी थी और कह रही थी कि वो मिडनाइट तक वेट करती रही। फिर लिंक पर क्लिक किया और सब खुल गया। मॉनिटर पर एक मैसेज लाइन थी और एक सवाल लिखा था कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। लड़की ने इशिगुरो का नाम टाइप किया। कांपती हुई उंगली से सेंड बटन की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर लेजेंड सच हुए तो कोई मर भी सकता है। लेकिन उसे याद आया कैसे वो टीचर के पास गई थी, किसी चीज से भीगी हुई। टीचर ने पूछा था कि उसे क्यों लगता है कि सब उसी को टारगेट कर रहे हैं। शायद उसे अपने बिहेवियर के बारे में सोचना चाहिए। उसकी माँ ने टावल से मारा, चिल्लाते हुए कहा कि ट्रांसफर लेना चाहती हो क्या? इस स्कूल में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की है। इशिगुरो ने उस पर कुछ लिक्विड डाला और उसे भगा दिया। गुस्से से भरी गुड़िया ने होंठ भींचे, सोचते हुए कि अब बस हो चुका। अगर अंडरवर्ल्ड की लड़की सच में एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी मदद एक्सेप्ट करेगी। उसकी उंगली ने बटन दबा दिया। स्क्रीन पर दिखाया गया कि मैसेज सेंड हो चुका है। 1 सेकंड, 2, 3। लड़की के गालों से आंसू बह रहे थे और वो एक अर्बन लेजेंड पर भरोसा कर रही थी। कितनी बेवकूफ। उसने आगे देखा, उलझन में बोलते हुए कि उसका सिर घूम रहा है। एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? उसकी आंखें शौक से फैल गईं। गिरिया के सामने लंबी बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसने पूछा, आफ्टर लाइफ की लड़की। एई के हाथ में एक फूल था और उसने कंफर्म किया कि वही है। वो दोनों एक बड़े पेड़ के पास थे। आफ्टर लाइफ वाली लड़की ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वो मदद करने आई है। नंगे पैर आगे बढ़े। उसने फूल आगे बढ़ाते हुए कहा कि जैसे ही वो पंखुड़ी तोड़ेगी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कांपती हुई हाथ फूल की तरफ बढ़ी। लाल आंखों वाली लड़की ने कहा कि जिसके खिलाफ वो नफरत रखती है उसे नरक भेज दिया जाएगा। फूल पकड़े हुए गिरिया ने सुना कि बाद में उसकी अपनी सोल भी वही जाएगी। ये सुनकर उसकी आंखें शौक से खुल गईं और उसने दोबारा पूछा। एई ने लाल आंखों से कहा कि दूसरों पर लगाई गई कर्स उसके कर्मा पर रिफ्लेक्ट होती है और अब उसकी सोल कभी हेवन नहीं जा पाएगी, बल्कि नरक में दर्द और तकलीफ के साथ रहेगी। पीछे अपीयर होते हुए उसने कहा कि फिर भी चॉइस उसी की है। गिरिया ने आंसू पोंछते हुए कहा कि जब उसे होश आया तब वो ऑलरेडी बेडरूम में बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। अकीजी की आंख नीली रोशनी से चमक उठी। उसने लड़की के सीने में काली धुंध देखी और समझा कि ये एक कर्ज है जो किलिंग का प्राइस होता है। पॉकेट में हाथ डालते हुए उस औरत ने पूछा कि पिछले 2 दिन में क्या उसने किसी और से बात की थी, क्या कुछ अनयूजुअल हुआ था? जवाब मिला, नहीं। अकीजी ने अपना ग्लव उतारना शुरू किया, सोचते हुए कि लगता है कर्ज सिर्फ उन लोगों पर रिफ्लेक्ट होती है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। उसका हाथ तेज रोशनी से चमकने लगा। उसने सोचा कि जिक्स का स्पिरिचुअल पावर लेवल बहुत कम है। वो कर्ज देख ही नहीं सकती, सिर्फ वही देख सकती है।
असिस्टेंट पीछे खड़ा फोकस के साथ सोच रहा था कि शायद उसने कुछ डिस्कवर कर लिया है। थीव्स हैंड यूज की जा रही थी, एक ऐसी एबिलिटी जो फिजिकल हो या कॉन्सेप्चुअल सब कुछ चुरा सकती है। तेज रोशनी से घिरते हुए औरत ने लड़की से कहा कि बिल्कुल मूव ना करे। वो कर्स रिमूव कर रही थी। जिया ध्यान से आगे देख रही थी, सोचते हुए कि इस टेक्निक का प्राइस ये होता है कि उसे यूज करने वाले का खुद का कुछ चला जाता है, जो कपड़े या कोई कंज्यूमेबल चीज नहीं होती। एक चमकता हुआ बॉल औरत के हाथ की तरफ दौड़ा। लड़की को लगा जैसे उसके ऑर्गन्स, लिवर या हार्ट निकल जाएंगे। अकीजी पूरी तरह फोकस्ड थी। कर्स निकलते वक्त यूरिया ने दर्द में अपने होंठ काट लिए। औरत ने भौं चढ़ाई और झुकती हुई तभी स्कूल गर्ल चीख पड़ी और काली पावर फैल गई। इस पावर के झटके से ऑफिस की खिड़कियां टूट गईं। शिंजी ने पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने स्ट्रीट की तरफ देखा। बिल्डिंग्स हॉलोग्राम जैसे लगने लगे, जैसे लोगों की बातें दिख रही हों। क्या हो रहा है? लगता है प्रिंसिपल ऑफिस की विंडो टूट गई। बुलिशिरो मर चुका था। किसी ने देखा कि गिरिया, जो उसी क्लास की थी, उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया था। इशिगुरो उसे बुली करता था। क्या फोरम पर आफ्टरलाइफ वाली लड़की के बारे में जो इन्फो थी वो सच थी? लड़के ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि आफ्टरलाइफ वाली लड़की का नाम लेजेंड के फर्स्ट पेज पर लिखा था। सबसे पहले गिरिया ने ही उससे कांटेक्ट किया था। उसे बुक का टेक्स्ट याद था कि गिरिया के हेजिटेट करने के दौरान आफ्टरलाइफ वाली लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। अगले पेजेस पर मैसेज सेंड होने के कई रिकॉर्ड्स थे। हीरो ने सोचा कि इनोसेंट लोगों को नुकसान से बचाने के लिए उसने कई साइकोलॉजिकल बैरियर्स रखे थे। सिर्फ पूरी डिस्पेयर में ही लोग मैसेज लिख पाते थे। फिर भी सिर्फ कुछ ही दिनों में शहर में 100 से ज्यादा बुली स्टूडेंट्स मर चुके थे। वो इस बात पर हैरान नहीं था। इन्फॉर्मेशन अपीयर हुई। 1 पॉइंट गुड एंड ईविल और 150 लेजेंड पॉइंट्स। स्केल का अंदाजा लगाते हुए उसने सोचा कि आफ्टरलाइफ वाली लड़की के साथ रिवेंज के केसेस ज्यादा थे, लेकिन फिर भी पॉइंट्स उतने नहीं मिले। मतलब बुलिंग के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस जितने सिवियर नहीं थे, इसलिए पॉइंट्स कम थे। हीरो ने बुक के पेज को उंगली से छुआ और सोचा कि उसे अपनी लाइफ स्पैन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने स्पिरिचुअल पावर वाली लाइन को उंगली से टच किया और सोचा कि कल रात उसने स्पिरिचुअल पावर में कुछ ऐड करने की कोशिश की थी। शिंजी ने अपनी हथेली देखी। लगता था कोई चेंज नहीं हुआ। उसे 1+ स्पिरिचुअल पावर और 1+ गुड एंड ईविल पॉइंट मिला था, इसलिए उसने और ऐड करने का डिसीजन लिया। उसने लाइन पर टैप किया। उसकी आंख में एक स्पार्क चमका। फिर वो बुक की तरफ बढ़ा। उसे 9+ स्पिरिचुअल पावर मिली, लेकिन अचानक वो लिमिट पर पहुंच गया और अपना कंट्रोल खो बैठा। लड़का पूरी सीढ़ियों का एक फ्लाइट जंप करके नीचे आ गया। आगे उड़ते हुए उसने सोचा कि आज सुबह जब वो उठा था तब उसने नोटिस किया था कि उसकी ऑडिटरी मेजरिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं और उसकी एंड्योरेंस भी बढ़ गई है। शिंजी घुटनों को मोड़कर लैंड हुआ। उसने लाल पेंडेंट उंगलियों में पकड़ा और सोचा कि शायद अगर वो लिखना कंटिन्यू रखे तो वो सच में कुछ स्पेशल बन जाएगा। तभी उसकी नज़र अकीजी पर पड़ी, जो कह रही थी कि कर्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो डायरेक्टली सोल से कनेक्टेड है। अच्छी बात यह थी कि इसका इफेक्ट किसी और पर नहीं पड़ा। डिपार्टमेंट के लोग जल्दी ही आ जाएंगे। लड़के ने ध्यान से उधर देखा। उसे कुछ सिल्यूएट्स दिखाई दिए। लड़की ने पूछा कि अब वो क्या करे और उसे कहा गया कि बस ऑब्जर्व करे। जियो ने एडमिरेशन के साथ अपनी बॉस को देखा, जो कह रही थी कि रिपोर्ट में वो लिखेगी कि ये सेल्फ डिफेंस था। ये सुनकर लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। फिर वो रुक कर पलटी। उसकी आंखें अचानक सरप्राइज से फैल गईं। जोया ने उसे देखा और पूछा क्या हुआ। औरत ने एक आंख बंद की और कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा हो। शिंजी कोने के पीछे छुप गया, ये समझते हुए कि वो कर्स देख सकती है। जूतों वाली लड़की आगे बढ़ी। उसने सोचा कि शायद उसके पास भी पावर्स हैं। बिल्डिंग के पास खड़ी औरत ने सोचा और लेफ्ट की तरफ देखा। शिंजी ने साइड ग्लांस दिया, थोड़ा इरिटेट होते हुए, सोचता हुआ कि ये पब्लिक सिक्योरिटी से कौन है। लगता है वो आफ्टरलाइफ वाली लड़की की बॉडी हैंडल करने आए थे। अकीजी ने सख्ती से आगे देखा। हीरो ने सोचा कि वो आ चुकी है। वो थोड़ा विंस हुआ, सोचता हुआ कि अगर उसने नोटबुक देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी एक पैर आगे बढ़ा। शिंजी शॉक में पलट गया। उसकी आंख में एक स्माइलिंग सिलुएट रिफ्लेक्ट हुई। एक चीख सुनाई दी, मिल गया। एक हाथ ने सरप्राइज शिंजी की गर्दन पकड़ ली। उसके दोस्त उसे पकड़ चुके थे, प्रॉपर मैन होल्ड में। बिंदन ने कहा कि उन्होंने उसे पकड़ ली है और जिंग ने ऐड किया कि जैसे ही क्लासेस खत्म हुई ये भाग गया था। वो उसे क्लब ले जा रहे थे। हीरो ने कहा कि उसे छोड़ दो, फिर वो नॉर्मल तरीके से चल लेगा। तभी अकीजी पीछे से आई और रुक गई। उसने सोचा शायद वो ज़्यादा ही सोच रही थी। फिर फ़ोन कान से लगा लिया।
सीढ़ियों पर खड़े होते हुए उसने कहा कि वो आ रही है। बोर्ड पर लिखा था कि ये घोस्ट सोसाइटी का प्लेरूम है। लड़के 3-3 करके अंदर गए। शिंजी ने कहा कि शायद अब तो वो उसे छोड़ देंगे। क्या वो इस बात से डरते थे कि वो भाग जाएगा? बिंदन ने कहा कि क्लब के मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। अगर टीचर को पता चला कि वो अकेला है तो क्लब बंद हो सकता है। आगे देखते हुए थोड़ा गिल्ट के साथ हीरो ने सॉरी बोला और कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बिजी था। बिम्बिन ने स्विच फ्लिक किया और कहा कि बस हो गया झूठ। रूम में सुंदर लड़कियों की फिगर्स लगे हुए थे। एक दोस्त ने पूछा कि वो सोने के अलावा और क्या ही करता है। हीरो ने जवाब दिया कि वो एक स्टोरी लिख रहा है। उसने पूछा गया कौन सा जॉनर। रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए शिंजी ने कहा कि सुपरनैचुरल। ये सुनते ही उसके दोस्त उसे हक करने लगे। एक बुक लवर था और दूसरा सुपरनैचुरल का फैन। दोनों देखना चाहते थे, लेकिन ब्रूनेट ने कहा कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट्स हैं। लड़के डिसअपॉइंट होकर पलट गए। एक ने कहा कि वो बोरिंग है और उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। दूसरे ने ऐड किया कि वो दिल से उसके साथ हैं। शिंजी ने कहा कि थोड़ा वेट करें जब तक वो कंप्लीट न कर ले। डार्क बुक को इंट्रोड्यूस करते हुए उसने सोचा कि शायद उन्हें दिखा दे। मोटे लड़के ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए कहा, क्या इसके पास सच में इंस्पिरेशन नहीं है? आजकल तो फोरम पर काफ़ी सिमिलर आइडियाज़ आ रहे हैं, शायद ये उसे इंस्पायर कर दे। उसने एक अर्बन लेजेंड के बारे में बोलना शुरू किया जो रिसेंटली फोरम पर आई थी। नाम था फिंगर्स ड्रॉप्ड ऑन द कीज। सबने कंप्यूटर पर फोरम ओपन किया और एक साथ बोले, आफ्टर लाइफ वाली लग थी। शिंजी स्टैट्यू की तरह फ्रीज हो गया। उसने सोचा कि ये लोग उसी की कहानी से उसे इंस्पायर करना चाह रहे हैं। ये ईजी नहीं होगा। लेकिन पेज खुलने के बजाय एरर कोड आया, सर्वर नॉट फाउंड। लड़के ने पूछा ये कैसे हो सकता है? क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम है? शिंजी सरप्राइज हो गया। सबने स्क्रीन ध्यान से देखी। बिंदन ने कहा कि पॉपअप्स अभी भी आ रहे हैं और जिंग ने ऐड किया कि फ़ोन का वाईफाई तो काम कर रहा है। उसने फ़ोन पर फोरम पेज दिखाया, कहने लगा कि लॉगिन भी नहीं हो रहा। शिंजी ने आगे देखा और सोचा कि प्रॉब्लम नेटवर्क की नहीं है, फोरम ब्लॉक हो चुका है। लेकिन हेलिश कॉन्वर्सेशन को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। उसने ग्लासेस वाली लड़की की आंखों को इमेजिन किया और सोचा कि ये उन दोनों का काम है। वो तुरंत रूम से बाहर भागा, कहते हुए कि उसे निकलना है, जबकि पीछे उसके दोस्त नाराज आवाजें लगा रहे थे। हॉलवे में एक लड़की ने अदा से अपने बाल सेट किए। हॉलवे में बिल्कुल शिंजी के पैरों के सामने एक लड़का उड़ता हुआ आकर गिरा। रेन ने उसे मारा था और चिल्लाते हुए बोला कि टीचर से कंप्लेंट करने का सोचना भी मत। उसकी नज़र शिंजी पर पड़ी और गुस्से में बोला कि ये फिर से यही है। शॉन ने शिंजी का नाम पुकारा। कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर उसने मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला कि अभी टाइम नहीं है। चश्मे वाला लड़का वहीं फ्रीज हो गया जब वो उसके पास से भागते हुए निकले। तभी एक अजनबी का पैर सीधा उसके सर के पीछे पड़ा और चीख सुनाई दी। क्या देख रहा है? उसने सोचा था शिंजी हमेशा उसे बचाएगा। मारने वाला उसकी पीठ पर पैर रखकर बोला कि सब जानते हैं कि शिंजी मूड का बंदा है। शान ने मुट्ठी कस ली, ये सुनकर कि अगर वो मूड में हुआ तो शायद किसी तरह मदद कर दे। चश्मे में भागते हुए लड़के का रिफ्लेक्शन दिखा। शिंजी रुक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा, सोचते हुए कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उसने उदास नजरों से आगे देखा। लोगों के होलोग्राम जैसे सीन्स दिख रहे थे। किसी ने कहा आज बहुत होमवर्क दिया गया है, एग्जाम आ गया है। कोई 2 मार्क्स से रह गया। लड़के की आंखें लाल थीं। उसने सोचा ये सब दिख नहीं रहा होना चाहिए। अगर हेलिश कम्युनिकेशन भी बंद हो गया तो ये लोग उसके लिए सीरियस थ्रेट बन जाएंगे। उसने पेंडेंट को उंगलियों से छुआ और शिंजी ने डिसाइड किया कि उसे उनकी आइडेंटिटी पता करनी होगी, वरना वो खुद फंस जाएगा। मॉन्स्टर्स जैसे शेप्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने सोचा अगर उसने अपनी लाइफ स्पैन इंक्रीज नहीं की तो वो मर जाएगा। जंग सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में एक लड़की अकीजी के पास आई और बोली कि जैसे उन्होंने कहा था और विक्टिम्स को रोकने के लिए फॉरम ब्लॉक कर दिया गया है। औरत ने पलट कर देखा और बोला कि गुड जॉब। हेलिश कम्युनिकेशन का क्या? जिंग ने साइड में देखकर कहा कि उसे बंद नहीं किया जा सकता। अकीजी ने थोड़ी देर सोचकर अपनी चिन छुई और कहा कि लगता है वेबसाइट प्रोटेक्टेड है। उसने हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया कि रूम क्लियर करो, सबको बिल्डिंग से बाहर भेजो। विंडो के पास कॉन्फिडेंट खड़ी होते हुए उसने कहा कि आज रात वो वेबसाइट ब्लॉक करने की कोशिश करेगी। एम्प्लॉयज़ ऑफिस से निकलते गए। आवाज़ें सुनाई थीं। ये आई ही कहाँ से? ये स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड का ऑर्डर था। उसने उस पागल आदमी को याद किया और कहा कि सुसाइड्स का केस स्पेशल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुका है। आंखों को चूसने वाली सिल्यूएट्स इमेजिन करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल डिपार्टमेंट पब्लिक सिक्योरिटी के हाईएस्ट एनालिटिकल सेंटर के अंडर काम करता है, जो ऐसे अजीब केसेस हैंडल करता है जिनसे नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में ये ऊपर से आया हुआ ऑर्डर था। रात 23:55 पर अकीजी मॉनिटर के सामने बैठी थी। जोयो ने पूछा, बस वेबसाइट ब्लॉक करनी है? क्या सच में इतना सीरियस है?
फिर पूछा गया कि उसने कितने दिन ट्रेनिंग ली है। थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए गाल छूकर असिस्टेंट ने जवाब दिया 3 दिन, और सुना कि वो बाहर आ रही है। उन्होंने एक न्यूबी भेज दिया था। लड़की शर्मा गई। 2356 पर जोयो ने झुककर कहा कि उसका न्यूबी होने का कोई इरादा छुपाने का नहीं है, वो जानती थी। बॉस ने उसे कह दिया कि छोड़ दो। लगता था स्पेशल डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट्स लगभग खत्म हो चुके थे। असिस्टेंट मुस्कुराई और पॉजिटिवली जवाब दिया जब पूछा गया कि क्या उसने घोस्ट्स और ऐसी चीज़ों पर कोर्स किया है। उसने मॉन्स्टर्स और सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में बताया, समझाया कि घोस्ट्स वो सोल्स होती हैं जो बुढ़ापे या किसी और वजह से मर जाती हैं और यूजुअली डेंजरस नहीं होती। रूल के हिसाब से उन्हें तुरंत हैंडल कर लिया जाता है। कुछ और घोस्ट्स होती हैं जिन्हें जिंदगी में ग्रज या गुस्सा होता है। ऐसी घोस्ट से सामना हो तो तुरंत एलिमिनेट करो, और अगर स्ट्रेंथ कम हो तो जितना दूर भाग सकते हो भागो। बाकी चीज़ें नॉर्मल लोग नोटिस भी नहीं करते। जोयो ने प्यारी सी विंक देते हुए कहा कि उसे भरोसा है वो सब कुछ एलिमिनेट कर सकती है। अकीजी हंसी। सर हाथ पर टिकाते हुए उसने कहा कि वो उसे एक फैक्ट बताएगी। बाकी सब चीज़ें सिर्फ कुछ इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती हैं, कुछ इमॉर्टल। उसने शहर के ऊपर घूमते काले मॉन्स्टर्स इमेजिन किए और कहा कि सिर्फ एक अदर ही दूसरे अदर से डील कर सकता है और उसे मार सकता है। इंसान सिर्फ अजीब मौत के सर्कमस्टेंसेस नोट कर सकते हैं। दूसरों से डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। आगे मर्डर्स रोकने का तरीका ढूंढना होगा। क्या उसे पता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट ने उसे 3 दिन ट्रेनिंग के बाद क्यों भेजा? कीबोर्ड पर उंगली रखते हुए औरत ने बताया कि ऐसे स्ट्रेंज केसेस खुद इन्वेस्टिगेट करना मतलब जल्दी मरना, इसलिए असिस्टेंट्स एक्सपेंडेबल होते हैं। डरा हुआ जोयो अंधेरे सिलुएट्स इमेजिन करने लगा। सुबह स्कूल में उसे लड़की को कर्स के लिए चेक करना था, लेकिन एक्सपीरियंस कम होने की वजह से उसने कुछ नोटिस नहीं किया। रात के बिल्कुल 12 बजे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पॉपअप हुआ। पूछ रहा था कि क्या वो प्रोग्राम रन करना श्योर है। चेयर से उठते हुए आकीजी ने XYO से कहा कि अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करे और एंटर प्रेस करे। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली कि अगर वो मर भी गई तो उसके फैमिली को 5 मिलियन की पेंशन मिलेगी। डरा हुआ असिस्टेंट कीबोर्ड की तरफ बढ़ा। अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बॉस ने कहा कि वैसे वो मना भी कर सकती है, रूम छोड़ सकती है और स्पेशल डिपार्टमेंट से निकल सकती है। सारी लड़कियां कांप रही थीं। XYO ने आंखें बंद की और बटन प्रेस कर दिया। आकीजी की आंखें अचानक खुल गईं। एक पावरफुल अननोन फोर्स ने मॉनिटर्स को जोर से तोड़ दिया। सीनियर ने तुरंत एक ब्राइट प्रोटेक्टिव डोम बना लिया और हाथ से अपना चेहरा कवर कर लिया। उनके सामने एक मॉनिटर था जिसका स्क्रीन लाल हो चुका था। जमीन पर गिरी XYO ने पूछा, क्या हो गया? मॉनिटर से धुआं निकल रहा था। सांस छोड़ते हुए आकीजी ने कहा कि लगता है इतना भी बुरा नहीं है। स्क्रीन पर लाल रिपल्स दिखने लगे और एक लड़की की इमेज सामने आई। XYO ने हेडमिस्ट्रेस का हाथ पकड़ लिया और घबराकर पूछा, ये क्या था? स्क्रीन पर अंडरवर्ल्ड की लड़की का चेहरा था। ध्यान से देखते हुए आकीजी ने कहा कि हेलिश कम्युनिकेशन डिसेबल हो चुका है। शायद ये कोई वार्निंग थी। वो मुड़कर जाने लगी और बोली कि लड़की ने अच्छा काम किया और उसे सक्सेस विश की। फोन हाथ में पकड़कर उसने रिबन्स पकड़े हुए एक मॉन्स्टर का ख्याल किया और सोचा कि अगर ये वार्निंग थी और उन्हें पहले से पता था तो स्पेशल डिपार्टमेंट की बनने के बाद ये सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी, माइंड कंट्रोल। वो दुआ कर रही थी कि वो गलत हो। फोन को कंधे पर टिकाते हुए उसने सुना कि वो कह रही है कि उसे गर्ल फ्रॉम दी आफ्टरलाइफ के इन्वेस्टिगेशन में मदद चाहिए और एक आईबॉल की फोटो भी दिखानी है। दूसरी तरफ से लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पता ही होगा कि 200 से ज्यादा लोग उसकी वजह से मर चुके हैं। जो भी वो फोटो देखेगा वो दर्दनाक मौत मरेगा। क्या वो चाहती है कि वो देखे? स्पेशल डिपार्टमेंट का एक मेंबर, कोड नेम डीन, जॉयस्टिक हाथ में लिए बैठा था। वो हंसा और बोला कि वो तो वैसे भी नहीं मरेगा। क्या ही खराब कलीग है, ठीक से मदद भी नहीं मांग सकती। नाक रगड़ते हुए उसने डील प्रपोज की। क्योंकि एक साथ 2 स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से सब कुछ एक साथ इन्वेस्टिगेट करना बेहतर होगा। वो इस रास्ते पर उसका साथी बनेगा। फोन पकड़कर आकीजी ने अग्री किया और कहा कि पहले गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ का केस हैंडल करना होगा। ये बहुत सीरियस है। वो मजाक नहीं कर रही। फोन रखते हुए उसने कहा कि पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट आ गया है। कॉल कट हो गई और पीछे से आवाज आई कि बात पूरी भी नहीं हुई। 10 मिनट पहले 2358 पर शिंजी कंप्यूटर डेस्क पर बैठा था। सोच रहा था कि जैसे ही वो दोनों स्कूल से निकले, फोरम तुरंत बंद कर दिया गया। उसका मानना था कि ये सब इसलिए किया गया ताकि गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ की लेजेंड और ज्यादा ना फैल सके। सोचते हुए अपनी चिन छूकर वो हल्की सी हंसी हंसा। उसने बुक खोली और हेलिश कम्युनिकेशन को रोकने के बारे में सोचा। उसे खुद नहीं पता था कि वो ये कर भी पाएंगे या नहीं। उसका ख्याल था कि वो लोग किसी पैरानॉर्मल फिनोमेना इन्वेस्टिगेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से है। काफी इरिटेटिंग। उसे नहीं लगा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सच में एग्जिस्ट करती हैं। मॉनिटर के कॉर्नर में टाइम दिख रहा था, बिल्कुल 12 बजे। लड़के ने हैरानी से देखा। स्क्रीन पर हेलोग्रिफ्स के साथ लिखा था हेलिश कम्युनिकेशन। उसने देखा कि साइट ब्लॉक नहीं हुई थी।
बुक में लिखा था कि जांग सिटी स्पेशल डिपार्टमेंट की XYO हेलिश कम्युनिकेशन में एंटर हुई थी और एरर आया था। रिलीफ में बुक को सीने से लगाते हुए उसने सोचा कि लगता है वो बच गया, क्योंकि वो साइट ब्लॉक करने में फेल हो गए। इसका मतलब उनकी एबिलिटीज गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। उसने सिलुएट्स इमेजिन किए और सोचा कि ये दोनों स्पेशल डिपार्टमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं। उसकी उंगलियां कीज पर चली गईं। स्क्रीन पर मैसेज आया कि रिक्वेस्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब उसने जांग सिटी स्पेशल सर्च किया तो इंटरनेट पर कोई इन्फो नहीं थी। नीचे देखते हुए उसने नोटिस किया कि बड़े फोरम्स और वेबसाइट्स पर भी कुछ नहीं मिला। टेबल से उठते हुए उसने डिसाइड किया कि किसी भी हाल में उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर उसे जिंदा रहना है तो वो अपने बनाए हुए अदर को किसी के पैरों तले नहीं आने दे सकता। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा कि उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को और कल्टीवेट करना होगा। वो बेड पर मेडिटेशन पोज में बुक के साथ बैठ गया। उसने सोचा कि पिछली बार वो अपने बॉडी के लिमिट तक पहुंच गया था। बुक से लाल वॉटसेस फैलने लगे। उसे नहीं पता इस बार क्या होगा। अगर वो कंट्रोल ही ना कर पाया तो पावर ही उसके सर्वाइव करने का इकलौता रास्ता थी। रेड पावर के वॉटसीज पूरे रूम में फैल गए। अपने हाथ में जलती हुई आग को देखकर शिंजी ने सोचा कि उसका बॉडी बदल चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी फूल रही हो। पावर उसके अंदर भरती जा रही थी। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिर रही थी। पेज पर लिखा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है। उसके इर्द गिर्द की आग एक सिलुएट में बदल गई, बिल्कुल शिंजी जैसी। उसने सोचा, नहीं, ये बॉडी नहीं, ये सोल है। उसकी सोल ग्रो कर रही थी। वो खड़ा हुआ, गर्दन स्ट्रेच की और सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उल्टा बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गई थी। सारे सेंसेस और शार्प हो गए थे। लाल आंखें साइड में मुड़ गईं। अलमारी के दरवाजे के पीछे से एक रेड ग्लो आ रही थी। लड़का लाल रोशनी से घिरा हुआ था और उसे ऐसा लगा जैसे आसपास बहुत सारी आंखें उसे देख रही हों। उसने सोचा, ये फीलिंग इतनी अजीब क्यों है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। दीवार पर एक शैडो गिरी। हीरो ने सोचा कि पहले भी कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब जब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, वो क्लियरली महसूस कर पा रहा था कि वो नज़र कहाँ से आ रही है। उसकी उंगलियां दरवाजे को छू गईं। हीरो के सामने एक बॉक्स था जिसमें फ्रेजाइल आइटम्स रखे हुए थे। वो उसे ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि ये यहाँ है। अचानक बॉक्स कांपने लगा। कार्डबोर्ड के फ्लैप्स थोड़े से खुल गए। लड़के के चेहरे पर सरप्राइज साफ दिख रहा था। फ्लैप्स जोर से वापस बंद हो गए। हीरो ने बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और एक स्वीट स्माइल के साथ पूछा कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है। उसने बॉक्स उठा लिया, मुस्कुराते हुए बोला कि उसने इसे इसलिए क्रिएट किया था ताकि बाद में वरी ना हो। उसने बॉक्स को रूम के बीच रख दिया, फिर थोड़ा सा खोला। हीरो शॉक हो गया। एक तेजी से उसने बॉक्स को लात मारी जिसमें से बहुत सी आंखों वाली कोई चीज बाहर निकलते हुए मॉम रिपीट कर रही थी। टीवी के पास काउच पर एक और बॉक्स था। उसमें से क्रीचर अपनी बड़ी गोल आंख बाहर निकालकर बेबी जैसे बोल रहा था। क्यूट सा एक्सप्रेशन लेकर उसने बॉक्स से सर बाहर निकाला और हमिंग करने लगा। फिर उसने उंगली से अपना चेहरा छूकर स्मेल लेने की कोशिश की। शिंजी मुस्कुराया और कैंड फूड का बॉक्स हाथ में लेकर ऑफर किया। बोला कि कार्टून देखते हुए स्नैक कर लेते हैं। क्रीचर वापस बॉक्स में छुप गया। हीरो ने सजेस्ट किया कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बॉक्स में बैठा था। ब्लैक क्रीचर डरते हुए बाहर देखता रहा और मॉम बोलता रहा। शिंजी ने आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए कि दिखने में स्कैरी है लेकिन असल में वो एक नॉर्मल बेबी ही है। उसने नूडल्स खाना शुरू किया। डिसाइड किया कि बाद में खुद दिखाएगा। तभी एक रिंगिंग साउंड आई। फ़ोन को कंधे पर पकड़कर उसने कॉल रिसीव की। उसके कान एक बहुत तेज स्क्रीम से भर गए जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि जल्दी से मैसेज पढ़े। हीरो हैरानी से आगे देखता रहा, सुनते हुए कि एक प्रेजेंटर गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ के मर्डर्स के बारे में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। कैमरा लेंस में एक लाइट फ्लैश हुई और अचानक वो चिल्लाया कि ये वही लैंडलॉर्ड है जिसने पहले फोरम पर गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ पर डिस्कशन ओपन की थी। स्क्रीन पर चिकन सूप पकड़े हुए एक डेमोनिक सा आदमी था। आज वो लाइव में उससे मिलना चाहता था। क्रेजी एक्सप्रेशन के साथ वो आदमी कह रहा था कि थोड़े और मिनट्स वेट करें। वो सच में चाहता है कि गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ उन्हें जल्दी से ले जाए। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। उसने पीछे के मॉनिटर की तरफ उंगली से इशारा किया और बोला कि उसे पता है सब जल्दी में है, लेकिन टेंशन ना ले, असली शो अब शुरू होगा। स्ट्रीमर कंप्यूटर के सामने बैठा बोलता रहा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हेलिश चैट में नाम डालने के बाद भी गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ कभी अपीयर नहीं होती। शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉनिटर के सामने क्रेजी लुक के साथ स्ट्रीमर हंसा और चिल्लाया कि ये पूरी तरह से झूठ है। वो खड़ा हो गया, बाहें फैला दी और बोला कि शायद समनिंग की कंडीशंस पूरी नहीं हुई होंगी। अगर कोई चाहता है कि गर्ल फ्रॉम द आफ्टरलाइफ अपीयर हो तो उसका दिल रिजेंटमेंट से भरा हुआ होना चाहिए।
वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच चुका होना चाहिए। चेयर पकड़कर वो गिगल करने लगा, क्रेजी स्माइल के साथ बोला कि ये गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ के रूल्स हैं। शिंजी हल्की सी स्माइल के साथ देखता रहा, सोचते हुए कि उसे लगा था कि वो उसके रूल्स समझ गया है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। अब वो देखेगा कि क्या वो उसे समन कर पाता है या नहीं। रात के 12:30 पर हैप्पीनेस कम्युनिटी की स्ट्रीट पर एक लैंप जल रहा था। लैंप के नीचे एक लड़की खड़ी थी और उसके फोन से एक स्क्रीम आ रही थी, कह रही थी कि वो रिजेंटमेंट से भरा हुआ है। अकीजी ने फोन उठाया और बोला कि हैप्पीनेस कम्युनिटी 4th फ्लोर ब्लॉक रूम 404 पर लाइव ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट करने और उसे अरेस्ट करने की तैयारी करे। इयान ने ड्रिंक का कैन पकड़कर पूछा कि क्या उसे लगता है वो सच बोल रहा है, और जवाब मिला कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ब्लॉन्ड लड़की ने सिलुएट्स और उस लड़की की इमेज इमेजिन की, बोलते हुए कि 2 दिन पहले स्पेशल डिपार्टमेंट ने कुछ क्रिमिनल एक्सपेरिमेंटर्स पकड़े थे, लेकिन उनका गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ से कोई कांटेक्ट नहीं था, और ये बात उसे भी स्ट्रेंज लगी। अब उसे समझ आ गया कि वो उन क्रिमिनल्स के बारे में ही सोच रहा था। उनका ऑफेंस का लेवल काफी स्ट्रांग नहीं था। अपने साथी की तरफ मुड़कर उसने कहा कि शायद ये आदमी पहले से ही प्रिपेयर्ड था। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़े थे जहां एक विंडो लाल रोशनी से चमक रही थी। लड़की ने आगे बोला कि भले ही नॉर्मल लोगों के पास स्पिरिचुअल पावर ना हो, उन्हें कम मत समझो। इंसान रूल्स समझने और सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसने उंगलियां आपस में फंसाते हुए कहा कि कई लोग तो उन मेंटर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है। क्रेजी स्ट्रीमर मुस्कुराया और बोला कि उसे लगता है अभी भी काफी लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए वो सबको अपनी आंखों से दिखाना चाहता है। फोन हाथ में पकड़कर उसने ट्राई करने को कहा और जोर से एंटर प्रेस कर दिया। उसके सामने एक रेड विंडो अपीयर हुई जिसमें लिखा था कि वो कैसे मदद कर सकती है। कमेंटेटर्स खुशी से चिल्लाने लगे। लड़के ने सामने देखते हुए कहा कि काम कर गया। कांपते हाथों से उसने फोन को ट्राइपॉड पर सेट कर दिया। साइड में देखकर बोला कि यहां कुछ दिख नहीं रहा, उन्हें वेट करने दो, बहुत जल्दी वो गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ को देख लेंगे। स्ट्रीमर डरते हुए पीछे मुड़ा और फिर मॉनिटर के सामने खड़ा हो गया। वो कंप्यूटर के सामने बैठकर डर के साथ स्क्रीन को घूरने लगा, फिर आंखें बंद करके चिल्लाया कि अब सब एक मिरेकल देखने वाले हैं। उसने कर्सर को मैसेज बटन की तरफ मूव किया, लेकिन अचानक ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। कमेंटेटर्स हैरान हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। शिंजी बुक हाथ में लिए बैठा था, सोच रहा था कि ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया। उसने पेज को सरप्राइज के साथ देखा। अचानक उसका रूम लाल रोशनी से भर गया। पेज पलटते हुए उसने पूछा, क्या ये एक बेबी है? स्क्रीन पर एक रेड लैंडस्केप दिख रहा था। उसके पीछे किसी के पैर दिखाई दिए। फिर एक लॉन्ग हेड फिगर सामने आई। शिंजी अचानक घूम गया। एआई बिल्कुल उसके सामने अपीयर हो चुकी थी। हीरो उसे देखता रह गया। लड़की हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या ये गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ है? लेकिन ये मेरे पास क्यों आई? ये सीन एक यूटिलिटी रूम में हो रहा था। दरवाजों के बीच के गैप से एक चमकती हुई आंख दिखाई देती है। शॉन आंखों में आंसू लिए बंद दरवाजों को पकड़कर बाहर निकलने की भीख मांग रहा है। अचानक उसकी जेब से एक स्मार्टफोन गिर जाता है। स्क्रीन सेवर पर उसकी फैमिली की फोटो होती है। वो हैरानी से मुड़कर देखता है, कांपते हाथों से फोन उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सब मर जाएंगे। गुस्से में वो चीखता है, अगर गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ रियल है तो वो चाहता है कि वो सबको ले जाए। फोन हाथ में पकड़कर शॉन अचानक सिर उठा लेता है और कुछ देखकर जम जाता है। विलन उसे जमीन पर घसीटता हुआ पूछता है कि आफ्टर लाइफ वाली अर्बन लेजेंड के बारे में और आजकल वो कितनी पॉपुलर हो गई है। विलन शॉन के चेहरे पर पंच मारता है और पूछता है क्या उसने सच में अपना नाम उसके पास लिखने का डिसाइड किया था। दर्द में चिल्लाते हुए शॉन बोलता है कि उसे अपने भाई रेन से नफरत है। एक और पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। शॉन सुनता है कि उसे पहले ही वार्निंग दी गई थी कि अगर उसने ये किया तो तुरंत नेक्स्ट वर्ल्ड भेज दिया जाएगा। वो घबराकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। पागल सी आंखों के साथ रेन बोलता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि लेजेंड सच है या नहीं, क्योंकि शिंजी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसने देखा था कि वो कितना सफ़र कर रहा है और अब वो सच में चाहता था कि कोई उसकी मदद करे। चश्मे वाला लड़का अपनी जिंदगी के पल याद करता है और सवाल सुनता है कि क्या वो उसे हेट करता है। गुस्से में शॉन मेन कैरेक्टर को मैसेज भेजता है और चिल्लाता है कि हाँ, वो उसे हेट करता है और कर्स करता है क्योंकि उसकी वजह से उसे मारा गया। उधर एक लड़का कुर्सी पर बैठा है। एक लड़की उड़ते हुए उसके पास आती है। वो सोचता है कि क्या उसकी खुद की बनाई हुई अर्बन लेजेंड उसे मार सकती है। शिंजी ऊपर देखता है और कहता है तुम।
वो भौहें सिकोड़कर पूछता है कि क्या वो उसे आफ्टर लाइफ ले जाने आई है। एनी उसे चुपचाप देखती रहती है। वो आंखें बंद करती हैं, लाल स्पेस में हवा में तैरते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है। वो बताती है कि भले ही हेलिश कम्युनिकेशन में उसका नाम लिखा गया हो, लेकिन वो उसे ले नहीं सकती। प्रोटैगनिस्ट को तराजू के बैकग्राउंड के साथ दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि वो रूल्स के बाहर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है कि आगे क्या होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और चैट में नाम लिखने वाले को हेल भेज सकता है। शिंजी गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो समझ गया। वो एआई के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि किसने उसका नाम लिखा। एआई जवाब देती है, शॉन। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है और फिर पूछता है कि वो कौन है और क्या वो उसे जानता है। लड़का पास्ट याद करने लगता है और रियलाइज करता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो आफ्टर लाइफ नहीं गया और स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग उसके पीछे लग जाएंगे। शिंजी आंखों में चालाक सा लुक लाता है। वो मुड़कर शांत आवाज में ऑर्डर देता है कि ओपोनेंट को आफ्टर लाइफ ले जाओ। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन एआई लाल एनर्जी एमिट करती है और कहती है कि वो उसे समझ गई है और इसके साथ ही वो पहले उससे मिलना चाहती है। शॉन की इमेजेस दिखाई देती हैं। वो अचानक आंखें खोल देता है। वो एक ग्रीन कंटेनर में बैठा होता है और शॉक में समझ जाता है कि ये क्या है। सामने एआई एक लैंटर्न के साथ खड़ी होती है। शॉन एक बोट में उसके सामने लेटा होता है और चीखता है कि ये तो गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ है, लेकिन सब कुछ गलत है। उसे तो शिंजी को ले जाना चाहिए था। एक भयानक लुक के साथ लाल ड्रैगन पूछता है कि क्या वो सच में शॉन है। जब वो कहता है कि उसने फ्लावर पिक किया था, तो मॉन्स्टर पूछता है कि फिर उसने मेन कैरेक्टर का नाम क्यों लिखा। चश्मे वाला लड़का डर के मारे बोट में बैठा होता है और चीखता है कि उससे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहता। बोट के किनारे पकड़कर शॉन समझ जाता है कि वो रिवेंज चाहता था। ब्लैक वाइन्स उसके शरीर को बांध लेते हैं। वो दर्द में कराहता है, समझ नहीं पाता ये क्या है और मदद के लिए चिल्लाता है। वो लड़की की तरफ देखता है और उससे बचाने की भीख मांगता है। पागल सी आंखों के साथ एआई जवाब मांगती है। मॉन्स्टर का हाथ उसकी एनर्जी चूस लेता है। लाल ड्रैगन हाथ से इशारा करता है। वो शॉन को पानी के ऊपर उठा लेता है। वो डर के मारे चीखता है कि वो सब बता देगा। चश्मे वाला लड़का कांपते हुए कहता है कि मेन कैरेक्टर ने एक बार उसकी मदद की थी जब उसे बुली किया जा रहा था, लेकिन अगर वो दूसरी बार वहां से ना गुजरता तो विलन उसे और मार देता, क्योंकि वो यूटिलिटी रूम में बंद था। लाल ड्रैगन हाथ पकड़कर कहता है कि मतलब शॉन शिंजी से नाराज था। मॉन्स्टर मैजिक से उसे उल्टा लटका देता है और कहता है कि शॉन को ये नहीं पता था कि गर्ल फ्रॉम द आफ्टर लाइफ उसी ने बनाई थी और अब उसे हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। लड़का शॉक में डेड सोल्स को देखता है जो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे होते हैं। जब ड्रैगन समझाता है कि अपने दर्द की असली वजह पर वेपन पॉइंट करने के बजाय उसने सब पर नफरत निकाल दी। मॉन्स्टर गुस्से में कहता है कि जिस बुली ने उसे नुकसान पहुंचाया वो भी सबका जवाब देगा, लेकिन शॉन पनिशमेंट से नहीं बचेगा। चश्मे वाला लड़का रोते हुए चिल्लाता है कि ऐसा मत करो। काली सब्सटेंसेस उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो कहता है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई। दूर एक लाल रोशनी दिखाई देती है। वो बार बार कहता है कि वो गलत था। डर के मारे शॉन अपने सामने कुछ आता हुआ देखता है। वो कमरे के फ्लोर पर पड़ा हुआ है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सीन एक डिमोनिक आदमी के घर में सेट है जिसे लोग चिकन सूप वाला कहते हैं। लड़की के पास एक मोनिकल पहनी हुए कैरेक्टर खड़ा है और कहता है कि फ्लावर से कोल्ड के अलावा कोई और एनर्जी एमिट नहीं हो रही, इसलिए स्पिरिचुअल पावर चेंज करने की कोशिश करनी होगी। वो अपने हाथ से मैजिक रिलीज करती है। लड़की स्पेल कास्ट करते हुए कंफ्यूज हो जाती है। शॉन चीख उठता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मोनिकल वाला कैरेक्टर थोड़ा सोचकर एक्सप्लेन करता है कि फ्लावर सिर्फ वही पिक कर सकता है जो एक्चुअल रेसिपिएंट हो, वरना इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए बेटर है कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए। वो सजेस्ट करती है कि अपने हाथों की मदद ली जाए। वो मोनिकल को पकड़कर कहती है कि उसने पहले अपने हाथ से एक स्टूडेंट पर से कर्स रिमूव किया था, लेकिन उसके ग्लासेस ने वॉर्न किया था कि अगर उसने फालतू चीज की तो वो मर जाएगी। पर्पल हेयर वाला लड़का पूछता है कि क्या वो सच में उसे भी इस सब में घसीटने वाली है। वो रिप्लाई करती है कि प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी निकलने का चांस है। वो चुप हो जाता है, डिससैटिस्फाइड फेस के साथ सोचता है कि उसकी पार्टनर को जोक्स बिल्कुल समझ नहीं आते। वो बंधे हुए डरे हुए शॉन को फ्लोर पर घसीटते हुए ले जाती है और कहती है कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसे स्पेशल डिपार्टमेंट ले जाया जाएगा। उधर शिंजी एक मैजिकल रेड बुक पकड़ के सब देख रहा होता है। बुक में लिखा होता है कि उसने ये बात स्माइल के साथ बोली थी, लेकिन उसकी आंखों में एंग्जाइटी थी, क्योंकि आकीजी के वर्ड्स ने उसे डरा दिया था। हीरो स्पेशल डिपार्टमेंट की एंट्रेंस के सामने खड़े होते हैं। ये बात आती है कि अगर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं तो ये कितने पावरफुल हैं। क्या ये किसी स्पेसिफिक टारगेट को चूज करके हिट कर सकते हैं? और अब ऑब्जर्वेशंस के बेस पर एक बात क्लियर है,
कुछ लोग एबिलिटीज के साथ एक सो कॉल्ड स्पेशल डिपार्टमेंट बना चुके हैं जो अनोमलीज के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। शिंजी ड्रैगन मास्क उतारता है और रियलाइज करता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सब ट्रेस कर लिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी वो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल उन्हें मॉनिटर ही करना पड़ेगा। बोट में मेन कैरेक्टर के पास एई खड़ी होती है, थोड़ी सरप्राइज्ड। वो मुड़कर मास्टर को बताती है कि एक और टास्क आ रहा है। वो कामली रिप्लाई करता है कि उसे पता है और वो जा सकती है। सीन शिफ्ट होता है स्पेशल डिपार्टमेंट के इंटरोगेशन रूम में। बंधा हुआ कैरेक्टर किसी को मर्डरर कहकर चिल्लाता है। वो कुर्सी पर जोर से मारते हुए बोलता है कि वो कर्स्ड लोग हैं। आकीजी कामली रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था जिसके दिल में ग्रजेस थे, और उसने क्या किया। इयान मुड़कर कहता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया। आकीजी फिर पूछती है कि क्या ये सुपरनैचुरल की वजह से था। पिंक हेयर वाला लड़का जवाब देता है हाँ, और ये तब हुआ जब वो सर्विस में नया नया आया था। फ्लैशबैक में वो बारिश में चलता हुआ दिखाई देता है। एक लड़की गली से गुजर रही होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि शॉप्स के पास चलते वक्त उसे अपनी बेटी से एक वीक एनर्जी फील हुई। वो एक ग्लास का शार्ड पकड़ता है और पडल में रिफ्लेक्शन के अंदर मॉन्स्टर का सिल्हूएट दिखाई देता है। इयान कहता है कि उस वक्त उसे एनॉमली से नफरत हो गई थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उस चीज ने उसे नोटिस कर लिया। वो लड़का जमीन पर पड़ी बॉडी के सामने खड़ा होता है और याद करता है कि वो लड़की बहुत पहले मर चुकी थी और उसका बॉडी किसी और चीज ने कैप्चर कर लिया था, इसलिए उसे मारना पड़ा। मरने से पहले वो कुछ बोलती है। स्केलेटन हंसी के साथ कुछ कहने लगता है। इयान शॉक में वही वर्ड्स रिपीट करता है। पागल सी आंखों के साथ वो कहता है कि उसने वो वर्ड ढूंढ लिया। बंधा हुआ आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया। इयान कहता है कि अब उसके पास रिवेंज लेने का मौका है। वो कुर्सी को लात मारता है। वो स्मार्टफोन दिखाता है और बोलता है कि वो हेलिश कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है, और जैसे ही वो उसका नाम डालेगा वो तुरंत आफ्टर लाइफ चला जाएगा। पीछे खड़ी आकीजी उसे रोकने को कहती है, लेकिन आदमी चिल्लाता है कि उसे पकड़ो। इयान इरिटेशन के साथ मुड़ता है। हीरोज कॉरिडोर में खड़े होते हैं। एक पूछता है कि क्या वो अंदर जाएंगे। वो सरप्राइज लेडी को बताता है कि उनमें से किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, सब कुछ टॉप सीक्रेट है। एनवेलप के बैकग्राउंड में मोनिकल वाला कैरेक्टर कहता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट में एक डेथ फाइल होती है। अगर किसी की फोटो, नाम और बर्थडे हो तो उसे मारा जा सकता है। इसी वजह से उनके कोड नेम्स होते हैं। स्क्रीन पर उनके डॉसियर्स दिखते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ हाईएस्ट अथॉरिटीज को उनके रियल नेम्स पता होते हैं। स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड के अलावा कोई नहीं जानता, और न उसे और न ही उसे उनका रियल नाम जानना अलाउड है। ब्लॉन्ड लड़की उसे देखती है और कुछ कहने वाली होती है। वो रिप्लाई करता है कि डिपार्टमेंट के लोगों को ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होना छोड़ देना चाहिए। मोनिकल वाला कैरेक्टर अपने शॉक्ड पार्टनर्स को बताता है कि उसकी सोल उसकी बेटी की डेथ के बाद से लिम्बो में है। एक और ड्रिंकिंग इंसिडेंट के दौरान उसने अपनी वाइफ को इंजर कर दिया था। उसके बाद उसे कस्टडी में लिया गया। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, डेथ। लड़की रेड डोर के सामने खड़ी होती है और ये बात समझकर शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने मैजिकल एबिलिटीज वाले लोग खड़े हैं। वो देखती है कि एक सिलुएट के सामने एआई खड़ी है। आफ्टरलाइफ वाली लड़की शांत एक्सप्रेशन के साथ आगे देख रही होती है। अचानक वो मुड़कर पीछे देखती है। मोनिकल वाला कैरेक्टर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो दरवाज़ा पकड़ लेती है। उसके साथ वाले लोग डर के साथ मिसेस अकीजी से पूछते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। वो अपना मोनिकल एडजस्ट करती है और कहती है कि सब ठीक है। उसे बैकग्राउंड में एक डरा हुआ ब्लॉन्ड दिखाई देता है जिसके पीछे रेड सिलुएट होता है। उसकी आंखों में डर भरा होता है। परेशान लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उसे समझ आता है कि ये एक वार्निंग है। अकीजी दरवाज़ा खोलती है और कहती है चलो अंदर चलते हैं। दिल में होप होती है कि शायद वो गलत हो। अंदर एक डरा हुआ आदमी कुर्सी पर बैठा होता है। वो रियलाइज़ करती है कि अगर अदर ने ऐसी वार्निंग भेजी है तो उनका अजम्पशन सही है और उसके पास कॉन्शियसनेस है। होप करते हुए कि वो मरा नहीं हो, वो आदमी खून से भरी आंखों के साथ पड़ा होता है और सीन में एक रेड स्फीयर दिखाई देता है। इन बोट में पड़ा होता है। हंसी के साथ पूछता है कि क्या ये सच में आफ्टर लाइफ है। एआई उसके ऊपर झुक जाती है। रेड मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है। वो समझ जाता है कि जब लाइफ का पाथ चेक नहीं हो सकता तो देखना पड़ेगा। मास्क पहने कैरेक्टर एआई को ऑर्डर देता है शुरू करने का। डरावनी लड़की उसके ऊपर खड़ी होती है। वो अपनी उंगली से उसके फोरहेड को टच करती है। वो शॉक हो जाता है और तेज दर्द महसूस करता है। वो डेड के अभिस में गिर जाता है। ब्लैक एनर्जी उसे लपेट लेती है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। रेड ड्रैगन का बड़ा चेहरा सीधा उसकी सोल में झांकता है। रेड ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि इंट्रूडर आ चुका है। इन शॉक में जम जाता है। उसकी आंखें ब्लैक एनर्जी से घिर जाती हैं। वो नहीं कहता है। बोट में लेटे हुए उसे समझ आता है कि उसने क्या देखा। पसीने में भीगकर वो फिर से सरप्राइज में पूछता है और इधर उधर देखता है। दूर एक ब्लैक सिल्वर दिखाई देता है। रेड ड्रैगन उसे घूरता है। मॉन्स्टर भौवें सिकोड़ लेता है। इन शॉक में आंखें खोल देता है। क्लॉज वाला हाथ उसका गला पकड़ लेता है और उसकी सोल खींचने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत डर गया है और उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है।
बोट वाटरफॉल के पास पहुंचती है। एआई हवा में हवर करती है और बोट नीचे गिर जाती है। वो पानी में गिरकर शॉक में आ जाता है। धीरे धीरे वो डूबने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये असली हेल है। हीरो धीरे से आंखें खोलता है। लोग चिल्लाते हैं कि इनान होश में आ गया है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अकीजी पूछती है कि क्या वो संभल गया है और क्या उसने कुछ डिस्कवर किया। वो अपना सर पकड़कर अपना एक्सपीरियंस याद करता है और बताता है कि एक बोट होती है जो सीधा हेल की नदी में जाती है। पूरे टाइम उसे लगता रहा जैसे डार्कनेस उसे घेर रही हो। उसके पांचों सेंसेस खत्म हो रहे थे, जैसे वो सिर्फ एक सोल बन गया हो बिना बॉडी के। और धीरे धीरे कॉन्शियसनेस भी गायब हो रही थी और शैडो से कनेक्शन टूट रहा था। जब उसे लगा कि वो बिल्कुल लिमिट पर पहुंच गया है, तब उसने शैडो से कांटेक्ट किया ताकि वो उसे बाहर खींच ले। आंखों में आंसू के साथ वो कहता है कि ये बहुत डरावना था। उस वक्त एआई उनके रूम को देख रही होती है जब वो कहता है कि आफ्टरलाइफ वाली लड़की के पास कॉन्शियसनेस है। वो बैठे हुए आदमी को अपनी उंगलियों से पकड़ लेती है जब वो कहता है कि उसने उसे वार्निंग दी थी। उसका सर किसी हाथ से दब जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। अकीजी चुपचाप उस वार्निंग को याद करती है। एआई इनके थ्रेड से कंट्रोल हो रही होती है। वो कहता है कि एक और चीज़ थी जो वो देख नहीं पाया। उसे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो स्ट्रेंज है। वो शौक में अपना चेहरा पकड़ लेता है, समझ नहीं आता क्या करे। इन अपना सर पकड़कर बताता है कि आफ्टरलाइफ वाली लड़की के पास कॉन्शियसनेस है। वो सोच सकती है और डिसीजंस ले सकती है, लेकिन वो सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही लोगों को मारती है। अकीजी कहती है कि अगर वो किसी और के साथ मिल जाए तो समझ लेना दुनिया का एंड आ गया है। मॉनिकल वाली लड़की ये कहकर चली जाती है कि वो तुरंत अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करेगी। एआई प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि क्या सब ठीक है। वो जवाब देता है कि किसी भी हाल में उसने उन्हें वार्निंग दे दी, लेकिन उन्हें रूल्स समझने नहीं देना चाहिए। शिंजी लड़की के पास बैठता है और कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया होता तो बहुत ट्रबल हो जाता। वो पजल्ड होकर आगे देखता है। उसकी बुक में जो हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो सोचता है कि हाई रैंकिंग लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये एबिलिटीज़ वाले लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सीन में एआई दिखाई देती है। वो सोचता है कि ऐसे कितने लोग होंगे, और भले ही लगता हो कि वो अपनी एबिलिटीज़ की वजह से बच गया, लेकिन अगर रूल्स के लूप होल्स ना होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि रूल्स और परफेक्ट हो सकें। एआई के सर पर एक ब्लैक मॉन्स्टर होता है जो मॉम चिल्लाता है जब वो मास्टर से बात कर रही होती है। शिंजी बुक की तरफ इशारा करके कहता है कि एक मैटर है, ये सोचते हुए कि अगर वो इंटरवीन ना करे तो क्या बचना पॉसिबल होगा। वो जवाब देती है कि नहीं। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर कहता है कि वो मरा नहीं है। इनके टॉर्चर के शॉट्स दिखाई देते हैं। लड़की एक्सप्लेन करती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पूरी कर दी हैं और उसके रूल्स के हिसाब से वो मर चुका है और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में है। शिंजी उसके पास बैठकर सोचता है कि उसके हिसाब से जब तक किसी इंसान की सोल आफ्टर लाइफ में होती है तब तक वो मरा हुआ माना जाता है, और चाहे उसे ये बात पता हो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो खुद से पूछता है कि कहीं उसने अपनी सोल स्प्लिट तो नहीं कर दी या फिर रिप्लेस कर दी हो। एआई मास्टर की स्लीव खींचती है और पूछती है कि क्या वो कुछ कह सकती है, जबकि शिंजी सोच रहा होता है कि शायद उसने कोई ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है जो लड़की की नज़र से बच गई हो। एआई पेज की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि गॉड का क्या मतलब होता है। स्पेशल डिपार्टमेंट के अंडरग्राउंड 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में एक आदमी चल रहा होता है। उसके हाथ में एक डॉसिये होता है। उसने ब्लैक शूज़ पहने होते हैं। वो एक दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। वो पेपर्स टेबल पर रखता है और उस ऑब्जेक्ट को उठा लेता है, बोलते हुए कि ये वर्ल्ड की आवाज़ है। ग्लासेस वाला आदमी उसे पकड़कर पूछता है कि ये आफ्टरलाइफ वाली लड़की कौन है। ऑब्जेक्ट हवा में फ्लोट करता है और कहता है कि गॉड की पावर बढ़ेगी। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आदमी पूछता है कि उनकी दुनिया में ऐसे कितने हैं। थ्रेड से बंधा हुआ वो ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है। उसे बताया जाता है कि बहुत ही कम है। जैंग डिपार्टमेंट का हेड सीरियस लुक के साथ कहता है कि इसे सॉर्ट आउट करना होगा। उसके सामने आफ्टरलाइफ वाली लड़की की क्रॉस की हुई फोटो होती है। नीचे लिखा होता है कि वो बहुत डेंजरस है। स्पेशल डिपार्टमेंट की 12th डिटैचमेंट के काउंसिल मेंबर्स टेबल पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि अब वोट का टाइम आ गया है। एनालिसिस टीम का मेंबर टियोन जोर से बोलता है कि वो अग्री नहीं करता, क्योंकि शायद वो आफ्टरलाइफ वाली लड़की से कम्युनिकेट कर पाएं और वो अब गॉड्स पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर सब कुछ फिर से हुआ तो पहले से भी बुरा होगा। मिस्टर सेन शांत अंदाज में कहता है कि मान लो वो उससे बात भी कर ले तो क्या उसे लगता है कि वो किलिंग्स रोक देगी। वो कामली बोलता है कि आफ्टरलाइफ वाली लड़की सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रही है। एआई एक इंसान को अपनी बाहों में पकड़े होती है। पहला रूल ये है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ग्रज रखने वाले लोग ही उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
सीन में एक घड़ी दिखाई देती है। दूसरा रूल ये है कि वो रात के एक फिक्स टाइम पर अपीयर होती है। तीसरा रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब कोई इंसान उसके दिए हुए फूल को तोड़ता है। और चौथा रूल ये है कि उसकी एबिलिटी का एरिया सिर्फ सिटी तक लिमिटेड है। वो समझ जाता है कि अगर उसके पास कॉन्शियसनेस है तो उसने रूल्स को खुद मास्टर कर लिया है। टियोन टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि वो उससे कांटेक्ट करेगा। सबकी नज़र उस पर चली जाती है। सियान उसे नाराज नज़र से देखता है। टियोन दांत पीसता है, सर झुकाकर माफ़ी मांगता है और मानता है कि वो लिमिट क्रॉस कर गया। सियान बाहें बांध कर कहता है कि वो ऐसे लोगों को हमेशा एडमायर करता आया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है। टियोन वापस बैठ जाता है। एक बुढ़ा आदमी उसके पास से गुजरता है और समझाता है कि उन्हें अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना होगा। सियान चल पड़ता है और कहता है कि भले ही गॉड एआई को डिस्ट्रॉय ना कर सकें, वो उस ऑफर पर सोच करेगा। टियोन बुरी नज़र के साथ रियलाइज़ करता है कि ये प्लान फेल नहीं हो सकता। एंटिटी ब्लैक और रेड बैकग्राउंड में खड़ी होती है। वो श्योर होता है कि हर ईविल गॉड के सामने गिर जाएगा और बिना किसी एक्सेप्शन के सब मर जाएंगे। एक लाल पूरी तरह खुली हुई आंख जो हो रहा होता है उसे देख रही होती है। कहा जाता है कि गॉड सबसे ज़्यादा इनएक्सप्लिकेबल ऑडिटी है। हैरान हीरोज आगे देखते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स की भीड़ एक पेपर छीन लेती है। सीन एक हाई स्कूल के गोस्ट सोसाइटी के गेम रूम का होता है। लाल आंखें लड़कों की तरफ मुड़ती हैं। वो चिल्लाते हैं कि कल तक कोई उन पर बिलीव नहीं कर रहा था और आज क्लब के पास लोग आ गए हैं। शिंजी दूसरों को चिल्लाकर कहता है, भागो। लोग चीखते हैं, क्या सच में उन्होंने आफ्टरलाइफ वाली लड़की को देखा था? स्टूडेंट्स भीड़ बनाकर उनके पीछे भागते हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या क्लब ज्वाइन करने से उन्हें भी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वो लोग बिल्कुल फियरलेस हैं, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं, जबकि वो खुद हेल तक जा चुका है। सीन में एस्केप का साइन दिखाई देता है। स्टूडेंट सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। चश्मे वाला लड़का चिल्लाता है कि वो बिल्कुल लिमिट पर पहुंच चुका है और अब और नहीं हो पाएगा। बिम्बिन शिंजी से पूछता है कि वो इतना अच्छा स्पोर्ट्स में कब से हो गया। शिंजी बोलता है कि वो खुद भी बहुत थक गया है और उन्हें ज़्यादा भागना चाहिए। एक पार्टनर आंसुओं के साथ पूछता है कि अब क्या करें, फोरम बंद हो गया है और सब लोगों ने तुरंत आफ्टरलाइफ वाली लड़की पर बिलीव कर लिया है और क्लब की तरफ भाग रहे हैं, जबकि वो सिर्फ शांति से गेम्स खेलना चाहता था। जिंग बोलता है कि अब खुशी से कैसे जीना है। उनके सामने एक लड़की आकर ग्रीट करती है। एक्सन उनके सामने खड़ी होती है और पूछती है कि क्या वो गोस्ट सोसाइटी से हैं और क्या वो ज्वाइन कर सकती है। जिंग सरप्राइज के साथ बोलता है कि उसे याद आ गया ये लड़की कौन है। वो सब उसके सामने स्माइल करते हुए खड़े होते हैं और चश्मे वाला लड़का चिल्लाता है कि उसने अप्लाई कर दिया है। बिम्बिन बोलता है, नाइस टू मीट यू। कर्वी लड़की कहती है कि उसे अर्बन लेजेंड्स में इंटरेस्ट है, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा फिल नहीं किया, इसलिए पूछती है कि क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है जो उसके पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्हें वैसे भी अर्बन लेजेंड्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की कमी लग रही थी। वो बोलते हैं, वेलकम टू द क्लब। इसी बीच एक और बंदा कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने का प्रपोजल देता है। लड़की रिप्लाई करती है कि वो कल मिलने आ जाएगी। प्रोटैगनिस्ट को लगता है जैसे उसे कोई नया मैसेज मिला हो। शिंजी देखता है कि सब लोग अपने स्मार्टफोन्स निकाल रहे हैं और सोचता है कि क्या हो रहा है। वो जेन से पूछता है कि क्या उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जेन स्वीट सी एक्सप्रेशन के साथ खड़ी होती है। बैकग्राउंड में काफ़ी सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स दिखते हैं और कहती है कि ये सिर्फ एक ग्रुप चैट है। वो बताती है कि रिसेंटली एक नया गेम आया है जिसमें रैंडमली चैट क्रिएट होता है और जहां सब लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। सीन में डार्क सोल्स स्पेस में भटकते हुए दिखते हैं। जेन एक्सप्लेन करती है कि काफ़ी लोग ये गेम खेलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस कम करता है, मूड फ्रेश करता है या काम फील कराता है। इस गेम का नाम है योर टर्न। इसी बीच दरवाजे से एक डार्क सा कुछ अंदर आता है। प्रोटैगनिस्ट अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि उसकी करंट एबिलिटी स्पिरिचुअल पावर के सेकंड लेवल से रिलेटेड है, इसलिए वो सुपर नेचुरल चीज़ों को सेंस कर सकता है। वो सोचता है कि जेन के फ़ोन में आखिर क्या है। बुक में लिखा हुआ पड़ता है कि अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो समझ नहीं पाता कि ये वार्निंग किस बारे में है। प्रोटैगनिस्ट घोस्ट सोसाइटी का चैट ओपन करता है जिसमें जेन कल के लिए गेम ज्वाइन करने का प्रपोजल रखती है। येन शिंजी के ऊपर झुक जाता है। शिंजी समझ जाता है कि उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर अपने ओनर को हक करता है और मॉम चिल्लाता है। शिंजी मुस्कुराकर आइस से कहता है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर वो खेलेंगे। येन उसे नाराज नज़र से देखता है और उस पर धम से बैठ जाता है। मॉम की आवाज़ आती है। शिंजी हंसते हुए कहता है कि ऐसे उस पर लीन ना करे। मॉन्स्टर उसकी आंखें बंद करता हुआ फ्लोर पर बहने लगता है और सरप्राइज की बात करता है। येन टेबल से कुछ उठा लेता है। वो ऊपर स्ट्रेच करता है और मुश्किल से क्रॉल करता है।
यन अपनी मॉम को देखने के लिए कहता है। टेबल पर एक रेड सब्सटेंस होता है जिसमें उसी जैसे काफ़ी सारे क्रीचर्स होते हैं। मॉन्स्टर बैठ जाता है। अचानक वो जंप करता है और अपने हाथ पैर दिखाता है। शिंजी हैरान होकर कुछ समझ जाता है। वो अपने क्यूट फ्रेंड को गोद में उठा लेता है, ऊपर उठाता है और खुशी से चिल्लाता है कि येन इवॉल्व हो गया है। इसी वक्त स्मार्टफोन चैट में कोई पूछता है कि ये किस टाइप का गेम है। जेन रिप्लाई करती है कि वो स्कूल में डिस्कस करेंगे और उसे लगता है सबको ये पसंद आएगा। ब्लैक रेवन और रेड आई के बैकग्राउंड में रेड ऑमिनस थ्रेड्स फोन स्क्रीन को लपेट लेते हैं। शिंजी की आवाज़ आती है, ये आ गया है। सीन सिटी के बाहर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। सब लोग फोटो लेना चाहते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर मना करता है और कहता है कि चिल्लाना मत, क्योंकि यहाँ सब कुछ सुना जा सकता है। शिंजी फ़ोन हाथ में पकड़कर समझने की कोशिश करता है कि ये जगह कैसी है और बिल्डिंग कितनी पुरानी है। बिन उसके और जिंग के साथ चल रहा होता है। वो कहता है कि इसे घोस्ट सोसाइटी का पहला जॉइंट सॉर्ट समझना चाहिए। दूसरा बोलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ एक ब्यूटी भी होगी। मेन कैरेक्टर उन्हें इडियट समझता है, जो ये नहीं देख पा रहे कि जेन का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज है। फ्रेम में एक लड़की की सिलहवेट दिखाई देती है। वो लेट होने के लिए सॉरी बोलती है। सब लड़के एक साथ उसका नाम लेते हुए चिल्लाते हैं। एक लड़का स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम हेलेन बताता है। जेन उसके पास खड़ी होती है। वो होप करता है कि सब उसे नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे। लड़के पूछते हैं, क्या ये उसका फ्रेंड है? एम्बैरस्ड लड़की हाँ बोलती है। वो और हिरेन शर्माते हुए साइड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जिंग और बिन आंखों में आंसू लिए समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। शिंजी भोए चढ़ा लेता है और चुप रहता है। प्रोटैगनिस्ट सबके बीच खड़ा होकर क्लैरिफाई करता है कि योर टर्न शायद एक ऑनलाइन गेम है, क्योंकि समझ नहीं आता कि ऐसा गेम क्यों बनाया जाए जहां लोग अपनी नेगेटिव इमोशंस निकालें। वो रियलाइज़ करता है कि उसे जेन को मना करना चाहिए, क्योंकि जेन इस गेम में इन्वॉल्व हो चुकी है और यहाँ कुछ गलत लग रहा है। लड़की थोड़ा सोचकर कहती है कि उसे बस सुपरनैचुरल स्टोरीज पसंद है और योर टर्न का गेम प्ले काफ़ी टॉप लेवल है और सब प्लेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। जिंग अपने दोस्तों के पास खड़ा मुस्कुरा कर कहता है कि ये तरीका काफ़ी कूल है। दूसरा बंदा रूल्स बताने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अलग खड़ा होकर अपने दोनों दोस्तों को वॉर्न करता है कि केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली पता चला है कि आफ्टर लाइफ वाली लड़की की लेजेंड सच है और उसे लगता है कि इस गेम में भी सब कुछ सिंपल नहीं है, इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व होना ठीक नहीं। जिंग चिल्लाकर कहता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और ये नहीं देख पा रहा कि वो सब प्योर फर्स्ट लव में डूबे हुए हैं। बड़ा बंदा कहता है कि अगर उन्हें ब्यूटी नहीं मिली तो कम से कम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। जेन हिरेन के पास खड़ी होती है और कहती है कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक गेम है और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। उसका पार्टनर बोलता है कि लड़की कुछ गलत सजेस्ट नहीं करेगी और वैसे भी गेम काफ़ी नया है। प्रोटैगनिस्ट के दोस्त जोर से चिल्लाते हैं कि वो भी खेलना चाहते हैं और शिंजी से पूछते हैं कि क्या वो गोस्ट सोसाइटी का मेंबर बने रहना चाहता है। अबैंडन बिल्डिंग के बैकग्राउंड में प्रोटैगनिस्ट गहरी सांस लेता है और हाँ बोल देता है। बाकी सब आगे बढ़ने के लिए चिल्लाते हैं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें देखता है और समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जेन ने इन इडियट्स को पहले ही चार्म कर लिया है और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनके लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्डिंग के अंदर लोग लटकते हुए दिखते हैं। सब लोग आगे बढ़ते हैं। कोई बोलता है स्टार्ट करते हैं। शिंजी सबके पीछे चलता है और रूल्स समझने को कहता है। जेन खुशी से हाँ बोल देता है। फ्रेम में एक जाल दिखाई देता है जिसमें एक स्पाइडर और एक बटरफ्लाई होती है। प्रोटैगनिस्ट डाउट करता है कि क्या वो सही डिसीजन ले रहा है। वो अपनी गर्दन में लटका रेड क्रिस्टल पकड़ता है। अबैंडन बिल्डिंग के बैकग्राउंड में वो सोचता है कि क्या योर टर्न सच में कुछ पैरानॉर्मल है, इस गेम के रूल्स क्या हैं और गेम प्ले के डिफरेंट लेवल्स क्यों हैं। शिंजी स्मार्टफोन्स इमेजिन करता है और सोचता है कि लोअर लेवल में सिर्फ स्टोरीज बतानी होती हैं और फिर योर टर्न बोलना होता है, लेकिन हायर लेवल अलग होता है क्योंकि यहाँ कम से कम 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। गेम ऑफलाइन खेला जाता है। डायग्राम जैसा सीन होता है जहां लोग एक रूम में खड़े होते हैं। बताया जाता है कि 4 लोगों का गेम एक छोटे से रूम में फेस टू फेस होता है और फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा बंदा अपने पास वाले के पास जाता है, उसके शोल्डर पर टैप करता है, एक स्टोरी सुनाता है और फिर नेक्स्ट प्लेयर के पास चला जाता है। बेंड डर के साथ बोलता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है। वो फ़ोन की स्क्रीन से रोशनी करता है और स्टेयर्स पर चढ़ जाता है, सोचता हुआ कि क्या वो ऊपर जाएगा। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अगर 4 से ज़्यादा लोग हों तो एक प्लेयर फ्री फ्लोर ले लेता है और गेम फर्स्ट से स्टार्ट होके 4th तक जाता है। जिंग डर से कांप रहा होता है जब एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या बड़ा बंदा ऊपर गया है या नहीं। बीबिन अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है। जिंग जोर से चिल्लाता है, फिर मुस्कुराते हुए उसे पहचान लेता है और बोलता है, अच्छा तुम हो। बीबिन कहता है हाँ। मोटा बंदा अपने स्मार्टफोन को कंफ्यूज्ड होकर देखता है और बोलता है कि वो स्टार्ट कर रहा है। वो नंबर 1 है
और उसके 2 भाई थे जो साथ में खाते पीते और सोते थे। एक दिन बड़ा भाई नदी में गिर गया और मर गया, और फिर वही चीज़ दूसरे के साथ भी हुई। वो पूछता है कि क्या उन्हें पता है क्यों? सब मना कर देते हैं। बेंडन आंखें फैला लेता है। ओमिनस स्माइल के साथ कहता है कि क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी और एक रात उसने गलती से अपने भाइयों को चाकू मार दिया, एक का आधा और दूसरे का आधा काट दिया ताकि वो चैन से सो सके। बड़ा बंदा अपने दोस्त को थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है कि उसे कोई सज़ा नहीं मिली। वो कहता है कि ये बहुत घिनौना है। बेंडन उसके शोल्डर पर धक्का देता है और कहता है कि वो खत्म कर चुका है। बड़ा बंदा उंगली से स्टेयर्स की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। फ्रेम में एक अबैंडन्ड स्पाइरल स्टेयरकेस दिखाई देती है। मेन कैरेक्टर क्रिस्टल वाले पेंडेंट को पकड़ के बैठा होता है। वो अकेला बैठकर सोचता है कि यहाँ कोई नहीं है, कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, और शायद वो ज़्यादा ही सोच रहा है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुरंत चार्जर कनेक्ट करना ज़रूरी है, फ़ोन 0 सेकंड्स में डेड होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट फुटस्टेप्स सुनता है और कहता है, आ जाओ। शिंजी सीरियस टून में जेन से पूछता है कि क्या उसके पास चार्जर है, क्योंकि उसका फ़ोन डेड हो गया है। वो अपनी पर्स में देखती है और कहती है मिल गया। वो हल्की सी स्मर्क के साथ बोलती है कि वो नंबर 4 है। प्रोटैगनिस्ट उसे नाराज़ नज़र से देखता है। वो उसके पास आती है और अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। फ्रेम में बारिश दिखाई देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि एक रात 4 लड़के एक लड़की के साथ चल रहे थे। जेन लड़कों के सामने खड़ी होकर बताती है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लड़के अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन लड़की को कोई जल्दी नहीं होती। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लड़के पूरी तरह भीग जाते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल सूखी रहती है। जेन स्मर्क के साथ पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट को पता है ऐसा क्यों हुआ। शिंजी चुप रहता है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस फेस के साथ कहता है कि क्योंकि लड़की मर चुकी थी और कॉफिन में पड़ी हुई थी और बाकी लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। फ्रेम में कॉफिन के लिड के नीचे से जेन का इमेज दिखाई देता है। लड़की स्मार्टफोन पर टैप करती है और नंबर 5 को बोलती है कि आंसर बिल्कुल सही है। वो ग्रिन के साथ पूछती है कि क्या उसने अपनी स्टोरी चूज कर ली है और एडवाइस करती है कि फर्स्ट फ्लोर पर वापस जाकर नंबर 1 को सुनाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रहा है। बड़े से अबैंडन बिल्डिंग के बैकग्राउंड में शिंजी सुनता है कि उसकी बारी आ गई है। मेन कैरेक्टर पास से गुजरता है और कहता है, मैंने सोच लिया। वो जेन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। वो रिप्लाई करती है कि उसे 4th फ्लोर पर वापस जाना होगा, क्योंकि रूल्स ब्रेक नहीं किए जा सकते, और अगर उसका फ़ोन डेड है तो क्या वो उसे साथ ले जाना चाहता है। बंदा मुड़कर बोलता है नहीं और कहता है कि संभल कर जाना। प्रोटैगनिस्ट नीचे जाता है और किसी को नोटिस करता है। वो बूट्स की आवाज़ सुनता हुआ समझ जाता है कि कोई बाहर है। शिंजी देखता है कि सब लोग चिल्लाते हैं कि वो ठीक है। वो जेन को उनके बीच खड़ा देखता है। प्रोटैगनिस्ट नाराज़ होते हुए पूछता है कि क्या उसे 4th फ्लोर पर वापस नहीं जाना चाहिए था। लड़की शॉक्ड लोगों के बीच खड़ी होती है और कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत डर गई थी, और जब हिरेन 3rd फ्लोर से नीचे आया तो सब लोग उसके पास आ गए। ओमिनस बिल्डिंग के बैकग्राउंड में सब एक दूसरे को सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। वो कहती है कि शिंजी ने आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो दोनों डर गए थे और बाकी लोगों के पास वापस आ गए। शिंजी सोचता है कि क्या वो 5th फ्लोर तक गया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर मांगा और मनवा नीश में अर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए मैंने चैनल पर मेंबरशिप फीचर ऑन किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप लेकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्री में भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसे एक बार देख लेना है। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से समझाया है। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री सपोर्ट वाली लिंक पर क्लिक कर सकते हो। वहाँ से आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। लड़के हॉल के बीच में खड़े होते हैं और एक कौवा उन्हें देख रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि वो एक मजाक था। वो गुस्से में खड़े लड़कों की तरफ देखता है और सोचता है कि कहीं उसने उन्हें डरा तो नहीं दिया। हिरेन को रियलाइज होता है कि उसे पता चल जाएगा, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सिंह पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि गेम बहुत एक्साइटिंग है, और वो आगे बढ़ता है। शिंजी एक्जीन की तरफ झुकता है और कहता है कि अगर वो डरी हुई है तो वो आज साथ रह सकते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास शर्म से खड़ी हो जाती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या है। शिंजी चुपचाप स्मर्क करता है। वो अपने हाथ फैलाती है और शांति से समझाती है कि गोस्ट सोसाइटी मिलकर सब कुछ पार कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि आखिर में हीरोज़ के साथ अजीब चीज़ें तभी हुईं जब वो अलग हो गए थे। एक्जीन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा और बेहतर होगा कि वो वापस जाए और सो जाए। वो स्माइल के साथ लड़के की तरफ घूमती है और पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ने चलेगा। वो मान जाता है। वो दोनों अलग होते हैं और गुड बाय कहते हैं। बिन बिन पूछता है कि शिंजी की ज़रूरत किसी और से ज़्यादा क्यों है। पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई देती है। बिन बिन अपने दोस्त को गले लगाता है और पूछता है कि क्या वो सच में वहाँ जा रहे हैं। सिंह जल्दी करने को कहता है क्योंकि उसे अभी घर जाकर चिकन खाना है।
प्रोटैगनिस्ट सीरियस दिखता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो उस रहस्यमयी लड़की को याद करता है और रियलाइज़ करता है कि अगर शिन ने उसे कुछ नहीं बताया तो वो इंसान कौन था। शिनजी मुड़ता है और चिल्लाता है कि उसे वापस जाकर देखना होगा। वो उन लड़कों से दूर भागता है जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बदले में पूछता है कि एक्जीन और हिरेन कहाँ जाए। दोस्त उसके पीछे भागते हैं। सिंह पूछता है कि वो यहाँ हैं ही क्यों, क्योंकि उसने तो इंटरनेट कैफ़े जाने का आइडिया दिया था। बड़ा लड़का चिल्लाता है कि रुको, क्योंकि वो सब वहाँ साथ थे। प्रोटैगनिस्ट अपने दांत पीसता है। उसके सीने पर रेड क्रिस्टल चमकता है। उसे समझ नहीं आता कि उनके नए दोस्त कौन हैं। एक पुरानी बिल्डिंग के बैकग्राउंड में लड़के शिंजी को चिल्लाते हैं कि वहां जाना खतरनाक है। एक दोस्त एंट्रेंस की तरफ भागते हुए लड़के का नाम लेता है। कहानी अब एक स्काईस्क्रेपर के स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंचती है। कोई कहता है कि इस बार उन्हें उस परलोक वाली लड़की के बारे में और जानना होगा, और वो इंसान मिल गया है जिसने दरार से देखने वाली कहानी फैलाई थी। लड़की एक फोटो पकड़ती है और कहती है कि ये पिक्चर उसने ली है। उसे बताया जाता है कि ये कूल है। यान अकीजी के पीछे चलता है और पूछती है कि क्या उस परलोक वाली लड़की के तरीके पता चल गए हैं। वो जवाब देता है कि अभी नहीं, पर एनालिटिकल सेंटर जल्द ही रिजल्ट्स दे देगा और उन्हें तैयार रहना होगा। स्क्रीन पर एक क्रीचर दिखता है। कहा जाता है कि वो ये तरीका सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करेंगे। फ्रेम में नए लोगों के लिए एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, जहां लेडीज से मिलने के लिए बेस्ट आइलैंड सी है। नैरेटर समझाता है कि जब तक वो एआई की खबरों को दूसरी न्यूज़ से दबाने की कोशिश करेंगे और सोशल मीडिया के इतनी जल्दी बढ़ने की वजह से आप कोई भी मजाकिया खबर फैला सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत फेमस हो जाएगी। लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पर कम ध्यान देंगे अगर उन्हें किसी मजाकिया चीज़ से बदल दिया जाए। इमेज में एआई दिखाया जाता है। कहा जाता है कि अब कोई भी उस परलोक वाली लड़की के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही उसके साथ प्राइवेट में जाएगा, और अगर कोई सिस्टम में घुसता भी है तो मुश्किल है कि उस इंसान का जुर्म सबसे बड़े लेवल का होगा, और फिर ये बस एक और कहानी बनकर रह जाएगी। वो सोचता है कि जब तक मौत होती रहेगी ये लोगों का ध्यान खींचेगा। हंसते हुए इमेजेस के बैकग्राउंड में लड़की समझाती है कि गॉसिप फैलाने वाले अभी भी ऐसा बहुत सा मटीरियल पब्लिश करेंगे जब तक वो खुद इसके असर में नहीं आते, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अकीजी स्मर्क करता है और कहता है कि बड़े ऑफिसर्स और एक्सपर्ट टीम इससे निपट लेंगे। वो अपनी उंगली पर हैंडकफ्स घुमाती है और कहती है, चलो, क्योंकि हमें उस इंसान को पकड़ना है जिसने फोटोज बांटी हैं और वो आर्काइव में है, तो सब ठीक है। एयान चुपचाप उस आँख वाली फोटो को देखता है। वो डर के मारे खुद को समेट लेता है। अगला सीन शहर के बाहर का है। कोई कंफर्म करता है कि क्या ये इंसान वही 35 साल का बेरोजगार की है। अकीजी फोटोज दिखाती है और पूछती है कि क्या ये उसने ली है। एक बंधा हुआ आदमी उनके सामने बैठा होता है और कहता है कि वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसे चिल्लाना और उनसे दूर नहीं भागना चाहिए था। वो आदमी डर के मारे पीता है। वो घबराई हुई आंखों से चिल्लाता है कि उसने पिक्चर ली थी, पर सिर्फ 2 ली थीं, बाकी उसका काम नहीं है। एयान उसके बाल पकड़ लेता है। वो स्माइल के साथ उसके पास आता है और समझाता है कि वो अब एक एक करके उसके बाल खींचेगा जब तक वो जवाब नहीं देता। पिक्चर में कैमरा और दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो कहती है कि उसने ये शियाओ के घर से लिया है। वो फिर से पूछते हैं कि वो कौन है। वो जवाब देता है कि वो एक दोस्त है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तब वो उसके घर पर था और उनकी काफ़ी अच्छी बात हुई थी। कैमरा स्क्रीन पर एक कपल दिखाई देता है। आदमी को याद आता है कि बाद में वो टॉयलेट जाना चाहता था और उसने उसके कमरे की दीवार के पास कुछ हिलते हुए देखा। उसने क्लोजेट खोला और उसे याद आता है कि वहाँ कुछ अजीब था। वो फर्श पर गिर गई और चिल्लाई, ये क्या बला थी? बॉक्स में एक भयानक क्रीचर है। वो समझाता है कि उसने एक डिसेबल्ड बच्चा देखा था। पिक्चर में एक मकड़ी का जाला दिखता है। ये सीन 2 घंटे पहले का है। प्रोटैगनिस्ट ने एक पेंडेंट पकड़ा हुआ है। शिंजी एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और एआई को बाहर आने के लिए कहता है। वो कमरे के बीच में है और पूछ रहा है कि वो कहाँ है। वो खामोशी से आगे देखता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फर्श पर खून के निशान दिखते हैं जो शिंजी की तरफ जा रहे हैं। वो लड़का डर के मारे कुछ देखता है। वो एक लाल किताब लेकर खड़ा है और मुड़ता है। वो काफ़ी चौकन्ना है। प्रोटैगनिस्ट अंधेरे में देखता है और पूछता है कि यहाँ कौन है। शिंजी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस तरफ देखता है। हैरान लड़के को सुनाई देता है कि कोई मरना चाहता है। उसके पीछे खड़ा वो काला सा क्रीचर कहता है कि वो सच में मरना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ कैसी है। शिंजी अपने घुटनों पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और उसे अपनी ज़िंदगी के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो अपना सर पकड़े हुए है। शिंजी थक गया है और समझने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। दोस्त उस बिल्डिंग को देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। जिंग बिम्बिन से पूछता है कि वो लोग यहाँ आए ही क्यों। वो फिर से पूछता है कि क्या उसने किसी का नाम लिया था। घरों पर बारिश हो रही है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। एक गुस्सैल लड़की दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि इतनी रात को उसे तंग करने कौन आया है। आकीजी और इयन ने उस कैदी को पकड़ा हुआ है। वो पूछती है कि क्या लड़की का नाम सच में शियाओ है। वो उन्हें चिंता में देखती है। वो उनके सीने पर आईडी देखती है।
वो उन्हें अंदर आने देती है और पूछती है कि ऑफिसर्स क्यों आए हैं, क्योंकि उसने कुछ यूज़ नहीं किया है। आकीजी कहती है कि उन्हें उससे मतलब नहीं है, वो यहाँ उसके बेटे से मिलने आए हैं। वो स्माइल के साथ पूछती है कि कौन सा बेटा, क्योंकि उसका कोई बेटा ही नहीं है। आकीजी फ़ोटोज़ दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इस बच्चे को जानती है। शियाओ डर के मारे उन्हें देखती है। वो शौक में कहती है कि वो मर चुका है। वो पूछते हैं कब। वो जवाब देती है कि 2.5 महीने पहले। आकीजी मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसने उसे मारा है। शियाओ रोते हुए चिल्लाती है कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी और जब वो घर लौटी तो वो पहले ही मर चुका था। गुस्से लड़की पूछती है कि बॉडी कहाँ है, जबकि वो कहती है कि ये सब गेस्ट्स की वजह से हुआ, क्योंकि उन्हें उसे डराने की ज़रूरत नहीं थी और वो ऐसा नहीं चाहती थी। शहर के बाहर एक जंगल दिखाया जाता है। आकीजी और इयन एक गड्ढे के पास पुलिस ऑफिसर्स के साथ खड़े हैं जो उस लड़की को अरेस्ट कर रहे हैं। पिक्चर में शरीर के बाकी हिस्से दिखते हैं। कहा जाता है कि एक 5 साल का मरा हुआ लड़का है और कॉप्स काफ़ी डैमेज हो चुकी है। ज़्यादातर हिस्सा स्केलेटन बन चुका है। उसके शरीर पर उसकी उम्र के हिसाब से बहुत सारी चोटें हैं। इयन ये देखता है और कंफर्म करता है कि उसका पार्टनर क्या सोच रहा है। उसकी माँ को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि आखिर में उसने कहा कि वो उसे पालना चाहती थी। वो जवाब देती है कि ऐसा होना मुश्किल है। आकीजी सीरियस होकर पूछती है कि क्या उसने फ़ोटोज़ पर ध्यान दिया, क्योंकि ये बच्चा उसकी लापरवाह बातों की वजह से नहीं मरा था। पार्टनर इयन की तरफ देखता है और कहता है कि उसने बस उसे एक आँख की फ़ोटो दिखाई है और अब से उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। शियाओ पुलिस कार में बैठी हुई हाथ उठाती है। वो पूरे इलाके में चिल्लाती है कि बहुत सारी आंखें उसे देख रही हैं। आकीजी पुलिस की तरफ मुड़ती है और कहती है कि शियाओ अब अपनी मेंटल इलनेस का बहाना बनाएगी और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट के लोग वहाँ से निकल रहे हैं। इयन कहता है कि लगता है उसका अंदाज़ा सही था और इस बच्चे के साथ परिवार ने काफ़ी वक्त तक बुरा सलूक किया था। वो उम्मीद करता है कि ये फ़ोटोज़ फैल जाएंगी ताकि ऐसे माँ बाप को सबक मिले। वो कहती है नहीं, उन्हें ये फ़ोटोज़ छुपानी होंगी और बच्चे की हड्डियों को ठिकाने लगाकर नए रूल्स बनाने होंगे। एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर डेंजरस जोन का साइन लगा है। प्रोटैगनिस्ट सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो आगे बढ़ता है और खोया खोया सा कहता है कि वो मरना चाहता है। उसके हाथों में वो लाल क्रिस्टल है। वो थका हुआ सा आगे देखता है। वो अचानक जाग जाता है। शिंजी डर के मारे पीछे मुड़ता है। उसकी मुट्ठी बन जाती है। वो हवा में मुक्का मारता है और कहता है कि ये बहुत अजीब फीलिंग है और मुझे यहाँ से निकलना होगा। शिंजी हॉलवे में भागता है और आई और येन से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और उसे बिनबिन और बाकियों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। स्मार्टफोन बजने लगता है। प्रोटैगनिस्ट सीढ़ियों से ऊपर भागता है और पूछता है कि उसके पास कौन आया है। वो जम जाता है और उसे समझ आता है कि वो हिल नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि ये अजीबपन इतना ज़्यादा क्यों है। शिंजी शांत खड़ा रहता है। सीढ़ियों पर क्रीचर्स के खून भरे निशान दिखाई देते हैं। वो थका हुआ सा आगे देखता है। उसके पीछे एक परछाई यानी सिल्हूट दिखती है। खून के निशान शिंजी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर वो क्रीचर पूछता है कि 5वां मेंबर कहाँ जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपने दांत पीसता है और पूछता है कि वो कौन है। वो जवाब देता है कि वो कैसे भूल सकता है, क्योंकि वो 4th फ्लोर पर ही तो था। शिंजी उस एंटिटी को देखता है और पूछता है कि क्या ये सच में एक्सॉन का इलाका है। कोई ऊपर आता है और पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है। लड़की प्रोटैगनिस्ट के सामने खड़ी होती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो काली एंटिटी मिलने का ऑफर देती है। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे के सामने वो चीज़ फट जाती है। वो खुद को दोस्तों के कॉफिन से घिरा हुआ पाता है। वो उसे कहते हैं कि वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बिनबिन लेटा हुआ है और अचानक अपनी अजीब सी आंखें खोलता है। शिंजी अपने दोस्तों को कॉफिन से उठते हुए देखता है। वो मुड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट सीरियस होकर पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों हैं और चिल्लाता है जाग जाओ। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो होश में नहीं आ रहे हैं। शिंजी हैरानी से अजीब तरह से बात करता है। प्रोटैगनिस्ट एक पुरानी बिल्डिंग के बैकग्राउंड में दिखाया जाता है और वो सोचता है कि उसे उनके नाम कैसे पता है और क्या वो उन्हें जानता है। शिंजी खुद को याद करने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वो हमेशा से अकेला ही नहीं था। सब लड़के प्रोटैगनिस्ट को घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो उनका दोस्त है और अब उसकी बारी है। एक पिक्चर में प्रोटैगनिस्ट लाल और ब्लैक बैकग्राउंड पर दिखाया जाता है। वो अपना सिर झुका लेता है। उसके पेंडेंट का क्रिस्टल ज़मीन को छूने ही वाला होता है कि वो टूट जाता है। शिंजी उदास होकर ठीक है ओके कहता है। वो खुद को एक कॉफिन में पाता है। ढक्कन धीरे से बंद होता है। बाकी बंद कॉफिन्स के बीच वो भी जोर से बंद हो जाता है। कहा जाता है कि शिंजी मर चुका है। लड़की एक नोटबुक में कुछ लिख रही है। वो पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर सोचती है कि वो अब तक वहाँ क्यों नहीं है। वो अपने नाखून चबाती है। लड़की एक सिक्का उछालती है। वो सिक्का हवा में उड़ता है और पीछे शिंजी शॉक में लेटा हुआ दिखता है। वो डर के मारे अपने घर में जाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट भागने लगता है। वो दूसरे कमरे में जाता है और पानी का नल खोलता है। वो शीशे में शॉक होकर देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो मरा नहीं है। उसे वो कॉफिन याद आता है और वो कहता है कि आखिरकार वो मर ही चुका है। शिंजी उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और बताता है कि उसे एक अजीब शक्ति ने मारा था, पर फिर वो जिंदा हो गया और उसकी जांच करने के लिए वो वहाँ अकेला गया।
वो कहता है कि कुछ तो मिसिंग है और ऐसा लगता है कि उसकी यादें बहुत ज़रूरी डिटेल्स भूल रही हैं। येन प्रोटैगनिस्ट के पास एक बॉक्स में बैठी है जो समझता है कि वो आंख भी एक अजीब शक्ति है, पर वो उसे बचा नहीं सका। प्रोटैगनिस्ट मंत्र पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि उसे देखना होगा कि नोटबुक में कोई एंट्री है या नहीं। पिक्चर में अर्बन लेजेंड्स का रिकॉर्ड दिखता है जिसमें पॉइंट्स, ताकत, बची हुई जिंदगी और लेजेंड्स के रूल्स लिखे हैं। वो ध्यान से पढ़ता है कि उसकी 95 दिन की जिंदगी बची है। वो रियलाइज़ करता है कि पहले उसकी लाइफ 100 दिन की थी, पर आज 96 दिन बचने चाहिए थे। तो फिर एक दिन कहाँ गया? कागज़ पर लिखा है, पुनर्जन्म मुबारक हो। वो वैसा ही बन गया जैसा मरने से पहले था, और इस टेक्निक को यूज़ करने के बदले उसकी ज़िंदगी का एक दिन कम कर दिया गया। अगले दिन के सीन्स घोस्ट सोसाइटी के गेम रूम में होते हैं। वो खाली कमरा देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो यहाँ अकेला है। प्रोटैगनिस्ट चीज़ों को बिखरा हुआ देखता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्लब अभी भी क्यों एग्जिस्ट करता है। शिंजी कमरे के बीच में खड़ा होकर ठंडी सांस लेता है और रियलाइज़ करता है कि आसपास की चीज़ों को देखकर लगता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है, पर स्कूल में दूसरे मेंबर्स का कोई निशान नहीं है। वो सोचता है कि वो सब कहाँ गए। वो हैरानी से उनकी पहचान याद नहीं कर पा रहा है। कोई दरवाज़ा खोलता है। शिंजी सोचता है कि ये कौन है। छोटी वाली लड़की अपने क्लासमेट को ग्रीट करती है। प्रोटैगनिस्ट उसे गुस्से वाले चेहरे से देखता है। चश्मे वाली लड़की अपना नाम युबाई बताती है और कहती है कि उसे भूत प्रेतों में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो क्लब ज्वाइन करना चाहती है। वो स्पिरिचुअल पावर के बारे में सोचता है। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि वो इस क्लब का अकेला मेंबर है और ये जल्द ही बंद होने वाला है, इसलिए ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पूछता है कि वो कब से यहाँ है और क्यों आई है। वो डर के मारे जवाब देती है कि वो उसका कहना मानेगी। युबाई एक किताब आगे बढ़ाती है और कहती है कि घोस्ट सोसाइटी में और भी मेंबर्स हैं और शहर के बाहर उस पुरानी बिल्डिंग में जाने के बाद सब गायब हो गए। शिंजी ये सुनकर शॉक हो जाता है। एक रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि 18 अप्रैल 2020 को उसने एक क्लासमेट का पीछा किया था, क्योंकि वो और उसके दोस्त पुरानी बिल्डिंग में गए थे। उनके साथ एक सुंदर लड़की और एक लड़का था, और पक्का उसके साथ तो कुछ गड़बड़ है। उसे पता लगाना चाहिए कि वो लोग वहाँ क्या भूल गए थे। जब उन्होंने एंट्री की तब वो थोड़ी दूरी पर थी, और ये अजीब बात है क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका था, पर वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे। शिंजी थोड़े गुस्से वाले चेहरे के साथ ये पढ़ता है। वो अपनी आंखें पूरी खोलता है और उसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं। पिक्चर में गेम के सारे पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। प्रोटैगनिस्ट अपनी ज़िंदगी के पुराने मोमेंट्स देखता है और कहता है कि क्लब के उसके दोस्त बिम्बिन और जिंग और एक्सिन जो अजीब शक्तियों के असर में थी, और उसका बॉयफ्रेंड हिरेन। प्रोटैगनिस्ट आगे स्क्रॉल करता है। युबाई उसे ना पढ़ने के लिए कहती है और शर्म के मारे नोटबुक ले लेती है। लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि सब कुछ पढ़ना ठीक नहीं है और उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस उनके साथ जुड़ना चाहती थी। प्रोटैगनिस्ट वो कागज़ लेता है और सोचता है कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। शिंजी उसे एक रिज्यूम वाला पेपर देता है और कहता है कि इसे भर दो, बाद में वो उसे चाबी यानी की एक कॉपी दे देगा। वो कहता है कि उसे एक काम मिलता है और वो ये कि क्लब में और नए मेंबर्स को जोड़ना है। लड़की उसे लीडर कहकर झुककर सलाम करती है। युबाई अपना हाथ हिलाती है और कहती है कि वो देखने जा रही है। वो खुशी खुशी कमरे से निकल जाती है। शिंजी सोचता है कि लगता है उसके पास अभी भी अवेकनिंग स्टेज की पहले रैंक वाली स्पिरिचुअल पावर है। वो सोचता है कि उसका मकसद क्या है। वो एक क्रिस्टल पकड़ता है और कहता है कि अभी ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट किताब खोलता है और सबसे ज़रूरी बात कहता है कि अब सबका हिसाब चुकाने की तुम्हारी बारी है। एक सुंदर बिल्डिंग के बैकग्राउंड में बताया जाता है कि घोस्ट सोसाइटी क्लब शहर की सबसे सेफ जगह है। युबाई चलती है और कहती है कि इसीलिए वो यहाँ आई है और उनके साथ जुड़कर उसने अपनी सेफ्टी पक्की कर ली है। वो अपना चश्मा ठीक करती है और कहती है कि क्लब का हेड शिंजी सेफ्टी की गारंटी है और उसे दिया गया काम पूरा करना होगा ताकि वो क्लब बंद ना करे। युबाई अपना चश्मा उतारती है और कहती है कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट के साथ रहना ज़रूरी है। वो शांति से आगे बढ़ती है और रियलाइज़ करती है कि आइडली उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उसके क्राइटेरिया पर खरा उतरता है तो आगे चलकर वो उसका पति बनेगा। किताब में लिखा है कि लेजेंड पॉइंट्स 1,18,148 हैं। अच्छाई और बुराई, गुड एंड ईविल 1,86,000 है। स्पिरिचुअल पावर सेकंड रैंक की 99 है। बची हुई जिंदगी 94 दिन है। प्रोटैगनिस्ट एंट्री देखता है और रियलाइज़ करता है कि दिन बीत गया है पर पॉइंट्स नहीं बढ़े। शायद ये कोई गलती है या येन और आई के साथ कुछ हुआ है। वो स्पिरिचुअल पावर वाली लाइन पर उंगली रखता है और समझता है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी पॉइंट्स बढ़ाना है, और अगर वो उन्हें अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए खर्च करेगा तो एक तरह से वो अमर हो सकता है। वो 100+ लिखा हुआ देखता है और समझता है कि इस अजीब दुनिया में अमर होना इतना ज़रूरी नहीं है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। शिंजी गुस्से में आगे देखता है। वो पूरी तरह जोश में है और रियलाइज़ करता है कि उसे और ताकतवर बनना होगा।
शिंजी की आंखें धीरे से बंद होती हैं, वो हवा में तैर रहा है। लिखा आता है कि स्पिरिचुअल पावर 100+ लेवल पर है और 3rd रैंक में ट्रांजिशन सक्सेसफुल रहा। प्रोटैगनिस्ट दूसरी तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि अब उसके पास चीज़ों को खींचने की नई स्किल आ गई है और इसका असर 10 मीटर तक है। वो अपना हाथ आगे करता है और ट्राई करना चाहता है। मेज़ पर रखा पैकेट हिलने लगता है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में किताब और स्नैक्स का पैकेट है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास 3rd रैंक की स्पिरिचुअल पावर है। 2nd रैंक में सिर्फ 5 इंद्रियों की ताकत बढ़ती थी, पर अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। लेकिन कुछ लिमिट्स भी हैं और हर हाल में कमज़ोर क्रीचर्स को उसका कहना मानना पड़ेगा। पिक्चर में बताया जाता है कि अनलॉक करने के लिए किसी भी क्रीचर का यूज़ करना होगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पर हर सेकंड के यूज़ पर 1000 लेजेंड पॉइंट्स खर्च होंगे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा है। शिंजी देखता है कि अगर वो हर बार पॉइंट्स खर्च नहीं करना चाहता तो उसकी कीमत कुछ अनजान होगी। वो समझ जाता है कि वो मना कर देगा। वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ऐसी कोई अर्बन लेजेंड लिखना मुमकिन है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। वो देखता है कि उसके लेजेंड पॉइंट्स काफ़ी नहीं है और कहता है कि इसमें कोई शक ही नहीं था। शिंजी ज़मीन पर खड़ा होता है। वो अपने दोस्तों को याद करता है और कहता है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि बिम्बिन, जिंग और हिरेन ने पहले कभी योर टर्न गेम का मोबाइल वर्जन नहीं खेला था, सिर्फ एक्सेन ने ऐसा किया था। वो कमरे के बीच में खड़ा होता है और सोचता है कि इस गेम के मरने के तरीके, किलिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। उसकी यादों के मुताबिक सीक्वेंस एक्सेन, हिरेन, उसका खुद, बिम्बिन और जिंग का होना चाहिए था। वो गुस्से में रियलाइज करता है कि सीक्वेंस बदल गया है। पिक्चर में उसके दोस्तों और जान पहचान वालों की इमेजेस दिखाई देती हैं। वो बताता है कि पहले कारण को निकाला जा सकता है। गेम की शुरुआत में दिए गए नंबर्स का कोई मतलब नहीं था और शायद सब कुछ गेम के अंदर के नंबर्स के सीक्वेंस पर डिपेंड करता था, पर सिर्फ उस लड़की को ही ये बात समझ आई थी। पिक्चर में आपस में जुड़े हुए कुछ ग्राफ्स और स्कीम्स दिखते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि जहां तक उसे पता है, गेम तभी खत्म होता है जब सब अपनी कहानियां सुना देते हैं। शिंजी सोचता है कि उसे उस सुनसान जगह, अबांडन प्लेस पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, और वो सोचता है कि वो जगह कोई खास इलाका है और जैसे ही आप बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, वहाँ के लोकल रूल्स के हिसाब से आपका फैसला होता है और फिर आप बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देखता है और रियलाइज़ करता है कि अजीब बात यह है कि ये लेजेंड सिर्फ एक ग्रुप चैट तक लिमिटेड है और उसने इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं सुना। वो ये जानकर शॉक हो जाता है कि किसी ने जेन को खास तौर पर उसे अपने इलाके में बुलाने का ऑर्डर दिया था और ऐसा लगता है कि उसने शिंजी की स्पिरिचुअल पावर्स का पता लगा लिया है। सीन प्रोटैगनिस्ट के घर का है। येन फर्श पर भागता है। वो शिंजी पर कूदता है और मम्मी चिल्ला उठती हैं। प्रोटैगनिस्ट कमरे में बैठा है और रियलाइज़ करता है कि उसे अभी भी गेम के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो ग्रुप चैट अब वहाँ नहीं है। शिंजी फ़ोन की तरफ देखता है और समझता है कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए उसे फिर से पार्टिसिपेट करना होगा। पिक्चर में वो कॉफिन से उठता है और रियलाइज़ करता है कि दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले उसके पास इमॉर्टैलिटी, अमर होने की शक्ति है और अगर वो लोग अपनी ज़िंदगी को गुड बाय कहना चाहते हैं तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। येन शिंजी के कंधे से फ़ोन छीन लेता है। वो गुस्से में है। वो क्रीचर मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर उंगली मारता है। प्रोटैगनिस्ट हैरानी से उसकी हरकतें देखता है। वो स्माइल करता है। प्रोटैगनिस्ट उसके पास बैठ जाता है और खुशी से कहता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। परलोक की वो लड़की लाल स्पेस में तैर रही है। शिंजी ने उसे बुलाया और वो पूछती है कि वो कैसे मदद कर सकती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एआई उसे हैरानी से देखती है। वो कहता है कि उसके पीछे आए। कहानी शहर के बाहर रात के जंगल में पहुंचती है। प्रोटैगनिस्ट अपने असिस्टेंट्स के पास खड़ा है और हैरान है। वो बंजर जगह के बीच में खड़े हैं और वो चिल्लाता है कि बिल्डिंग गायब हो गई है। पिक्चर में शिंजी को बड़े बड़े हाथों ने जकड़ा हुआ है। वो सजेशन देता है कि शायद इस गेम ने शुरुआत से ही उसकी यादें बदल दी हैं और यहाँ कभी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। एक बड़ा सा क्रीचर हीरोज़ की तरफ देखता है। वो कहता है कि अगर ये सच है तो दुश्मन की ताकत बहुत ज़्यादा है। एआई आगे देखती है। वो अपने मालिक को बताती है कि यहाँ कुछ तो था क्योंकि उसे किसी चीज़ की बू, स्मेल आ रही है। वो उसका हाथ पकड़ती है और मना करती है, वापस चलने को कहती है। येन शिंजी के कंधे पर बैठता है और राज़ी हो जाता है। लड़का उलझन में है और समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेन कैरेक्टर काउच पर बैठा है और असिस्टेंट्स उसके आसपास हैं। लड़का खांसता है। वो सब स्मार्टफोन्स लेकर बैठे हैं। शिंजी कहता है कि अब वो लोग योर टर्न खेलेंगे। वो इस बात पर सोच रहा है कि जेन के मुताबिक प्लेयर्स की लिमिट सिर्फ गेम के एडवांस्ड वर्जन में है और स्टैंडर्ड वर्जन में सिर्फ 3 प्लेयर्स होते हैं। एआई येन के पास बैठी है। लड़का समझाता है कि वो एक चार्ट बनाएगी और नंबर 1 बनेगी और उसे इनवाइट करना होगा और उन आँखों को जो नंबर 2 बनेगी और वो खुद नंबर 3 होगा। उसने पहले ही एक अच्छी कहानी तैयार कर ली है। शिंजी सीरियस फेस के साथ कहता है कि उसे खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उन्हें और ध्यान से देखना होगा। घड़ी में 1:44 हो रहे हैं। सीन 5 घंटे बाद का है। हीरोज़ टीवी के सामने थके हुए बैठे हैं। उदास शिंजी कहता है कि काफ़ी वक्त हो गया है और कुछ काम नहीं कर रहा।
वो अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो ये साफ करना भूल गया कि पिछले कुछ वक्त से पॉइंट्स बड़े नहीं हैं और क्या उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वो जवाब देती है कि अभी तक किसी ने फूल नहीं चुने हैं। वो हैरान है कि एक भी नहीं। एआई स्मार्टफोन लेकर बैठी है और कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उसे कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कि वो गायब हो सकती है। तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है। शिंजी, एआई और येन गुस्से से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दरवाजे का हैंडल साइड में हिलता है। दरवाज़ा खुलता है और कमरे में लाल रोशनी भर जाती है। लड़का कहता है कि वो यहाँ है। एक रहस्यमयी हाथ दरवाजे से अंदर आता है। वो आंख वाला क्रीचर कहता है कि अब नंबर 1 की बारी है। वो लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। परलोक वाली लड़की की आंखें जैसे किसी जादू के असर में है। वो उस क्रीचर के सामने खड़ी होती है। प्रोटैगनिस्ट शौक में अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ 2 अजीब शक्तियाँ हैं। लाल धुन गहरी हो जाती है। एक गुस्सैल लाल आंख उसकी तरफ देखती और चिल्लाती है। एक बड़ा सा क्रीचर पूरे कमरे को एनर्जी से भर देता है। लड़की के बाल उड़ने लगते हैं। काली आंखों वाली लड़की अपने मालिक की तरफ मुड़ती है। वो अपने हाथों में एक निशानी पकड़ती है और ऐलान करती है कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, पर ये सब उन घटिया रूल्स की वजह से है। लड़की अपना चेहरा उस सोल बेल के पास ले जाती है और कहती है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और अगर शिंजी ने उस मॉन्स्टर का नाम ले लिया तो वो उससे पीछा छुड़ा लेगी। लाल आंख उन्हें देखती है। वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके बीच एक गहरा खालीपन यानी अबिस आ जाएगा और खतरे का चांस बहुत ज़्यादा है। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज़ होता है कि एआई उस मॉन्स्टर से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, पर गेम जारी रखने के लिए उसे रूल्स मानने होंगे। इस वजह से ताकत का फ़र्क खत्म हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से वाले चेहरे के साथ समझ जाता है कि अब कोई नहीं जीत सकता। लाल आंख उन्हें देख रही है। शिंजी सोचता है कि अब आगे क्या होगा। क्या वो चला जाएगा या येन से लड़ने की कोशिश करेगा। वो काला मॉन्स्टर उस छोटी आंख से कहता है कि अब उसकी बारी है। लड़का समझ जाता है कि उसका पेट यानी येन हर हाल में मुकाबला बराबर कर लेगा। प्रोटैगनिस्ट को पता है कि अगर कुछ हुआ भी तो वो बस दोबारा जिंदा यानी रेजरेक्ट हो जाएगा। येन ऊपर कूदता है और अपने हाथ छोड़ देता है। वो मॉन्स्टर के काले टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और उन्हें झटका देता है। गुस्सैल लाल आंख दर्द के मारे चिल्लाती है। मॉन्स्टर येन पर पलटकर हमला करता है। येन दुश्मन को गुस्से से देखता है। वो लड़ने की पोजीशन लेता है और बहुत सारी आंखें बना लेता है। वो आंखें उस क्रीचर के ऊपर मंडराने लगती हैं। काले हाथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसके टेंटिकल्स को चीर देते हैं। बड़ा येन उस मॉन्स्टर को खाने की कोशिश करता है। वो अपनी बड़ी आंखों से उसे काट लेता है। शिंजी और एआई देखते हैं कि कैसे उनका पेट दुश्मन को खा रहा है। लड़का शॉक हो जाता है ये देखकर कि येन उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया है। पेट अपना पेट पकड़ता है। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो उसके लिए परेशान था, पर अब साफ है कि वो खतरे में नहीं है। शायद उसने येन को कम समझा था और अब कुछ बदलाव होने चाहिए। किताब के मुताबिक इस गेम का मतलब मौत है और मेन कैरेक्टर तुरंत उस अजीब शक्ति को रोक लेता है और इस अर्बन लेजेंड का असर उस पर काम करेगा। पॉइंट्स की गिनती शुरू हो जाती है। शिंजी अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ रूल्स का मेल होगा। पिक्चर में एक किताब दिखती है। वो रियलाइज़ करता है कि पहले, दूसरे और 18वें पेज पर वो शक्ति दूसरे प्लेयर्स की यादें मिटा देती है। इसी वजह से उसने इतनी सारी जानें ली थीं। लिखा आता है कि 1,80,000 लेजेंड पॉइंट्स और 17,000 अच्छाई बुराई के पॉइंट्स मिले हैं। योर टर्न के लिए एबिलिटीज़ अनलॉक हो गई हैं, जिन्हें अब लेजेंड पॉइंट्स में लगाया जा सकता है। कोई दरवाजे पर आता है और हेलो कहता है और पूछता है कि क्या कोई है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है। मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आता कि रात के 2 बजे किसे यहाँ आना था। शिंजी सामने खड़ा होता है और पूछता है कौन है। वो सोच रहा है कि शायद मॉन्स्टर के पास अभी भी कोई नया दांव बाकी है। वो पीप होल से देखता है और समझता है कि अगर ऐसा होता तो उसकी जानकारी मिल जाती। पीप होल में दिखने वाला आदमी कहता है कि वो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है और वो पड़ोसी बनेंगे। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो दिन में आना चाहता था पर हो नहीं पाया, और अब उसे आवाज़ सुनाई दी तो उसने सोचा कि शायद कोई मदद चाहिए हो। शिंजी दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि सब ठीक है और कुछ खास नहीं हो रहा। पड़ोसी अपना सिर खुजाता है और कहता है कि बस इतनी सी बात थी। वो स्माइल के साथ एक बैग पकड़ाता है और कहता है कि ये उसके परिवार की खास डिश है और शिंजी को इसे ट्राई करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो इसे लेना नहीं चाहता था, पर एटिकेट के खिलाफ भी नहीं जा सकता। बदले में वो भी कोई गिफ्ट खरीद लेगा। शिंजी बैग लेता है और शुक्रिया कहकर कहता है कि उसे आराम की ज़रूरत है। वो पड़ोसी माफ़ी मांगकर चला जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। प्रोटैगनिस्ट बैग को नाइट स्टैंड पर रखता है और जम्हाई लेता है। एआई और येन उसके पीछे खड़े हैं। वो कहता है कि उसे नींद आ रही है और पूछता है कि क्या बाकियों को खाना है। असिस्टेंट्स उसे गुस्से से देखते हैं। पिक्चर में दिखता है कि बैग सेब से भरा है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे वहीं रहने दो। अकीजी एक फोल्डर लेकर खड़ा है और उस जेंटलमैन को बताता है कि मरे हुए बच्चे का केस बंद हो चुका है और अगर कोई सवाल हो तो स्पेशल डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। आदमी टेबल पर बैठता है और जा रही लड़की से कहता है कि एक और बात है।
शेरिफ चिंग अपना सिर पकड़कर कहता है कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट से कुछ पूछना चाहता है। अकीजी मुड़ती है और पूछती है कि क्या बात है। शेरिफ अपने हाथ मलते हुए समझाना शुरू करता है। चुंग चिंता में पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि उसके बच्चे हैं या नहीं। वो सफ़ेद बालों वाली चौकन्नी लड़की पूछती है कि ये कैसा सवाल है। वो इसे एक मजाक समझती है। शेरिफ परेशानी में खड़ा हो जाता है और माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे रोज़ अजीब लगता है। अकीजी खामोशी से उसे सुनती है। वो खुद को और अपनी पत्नी को याद करता है और बताता है कि उनके बच्चे नहीं हैं, पर फिर उनके घर में एक टीनेजर का कमरा क्यों है। पिक्चर में एक कमरा दिखता है जिसमें बेड लगा है। वो कहता है कि पहले उसने सोचा था कि उन्होंने ये आगे आने वाले बच्चों के लिए बनाया है। ये सोचकर वो शॉक में है। चिन बताता है कि ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई रहता था। स्नैक्स, मैगजीन्स, एक कंप्यूटर, कपड़े, ये सब देखकर लगता है कि ये किसी 16 या 17 साल के लड़के का कमरा है। अकीजी अपना मोनोकल ठीक करता है और सजेस्ट करता है कि उम्र के हिसाब से ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास सड़क के बीच में चल रहा है। उसके पॉकेट में फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और यूबी का मैसेज देखता है कि वहाँ काफ़ी खतरा है। वो हैरानी से सोचता है कि उसने तो उस मॉन्स्टर से निपट लिया था, तो वहाँ सब सेफ होना चाहिए। और इसका स्केल कितना बड़ा है। शिंजी गुस्से वाले चेहरे के साथ सोचता है कि क्या ये खतरा किसी एक फ्लोर की फैमिली तक है या पूरी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स में। कम से कम डायरी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वहाँ खतरा है, पर सब कुछ चेक करने में बहुत वक्त लगेगा। 4 बिल्डिंग्स हैं, हर एक में 25 फ्लोर्स, एक पार्क, जिम और एक आउटडोर पूल भी है। शिंजी अपने सामने कुछ लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। एक लड़की टाई पहने हुए उसे ग्रीट करती है और उसका नाम पूछती है। शियान इयान और अकीजी के पास खड़ी होकर अपना आईडी कार्ड दिखाती है। वो कहती है कि वो लोग पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। लड़का हैरानी में उन्हें पहचान लेता है। वो अपनी नज़रें नीचे करता है और रियलाइज़ करता है कि वो तैयार नहीं था। गोस्ट कम्युनिटी जिसका वो हिस्सा है। शिंजी एक इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि वो उसे जानता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या ऐसा है। शायद वो बता सके कि बिन और बाकी लोग कहाँ गायब हो गए। लड़का आगे बढ़ते हुए ऑफर देता है कि सब कुछ घर पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाहर बात करना सही नहीं है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसका रास्ता रोक लिया गया है। लोग उसे घेर लेते हैं। अकीजी कहती है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है। शिंजी मुड़ता है और घर जाने की जिद करता है, वरना वो कुछ नहीं बताएगा। वो स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो उसे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो उसके गायब होने की पुष्टि यानी कंफर्म करे। शियान खुद को रोकती है और ऑब्जेक्शन करती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसा एटीट्यूड है। अकीजी इसे अपना मुंह बंद रखने की सलाह देती है। सफ़ेद बालों वाली लड़की प्रोटैगनिस्ट को देखती है और रियलाइज़ करती है कि भले ही उन्होंने उसे बातचीत की शुरुआत में हैरान कर दिया था, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वो समझती है कि शिंजी जानता है कि वो लोग किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक स्पेशल इंसान से बात कर रहे हैं, और उसे लगता है कि ज़रूरी कदम तुरंत उठाने चाहिए। अकीजी सीरियस होकर रियलाइज़ करती है कि भले ही वो एक स्टूडेंट है, पर अपनी अक्ल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर नाश कर सकता है। बोर्ड पर दिखता है कि एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया है। प्रोटैगनिस्ट जोश में है और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। अकी रियलाइज़ करता है कि 3rd लेवल तक पहुंच गए हैं। वो बदले में इनवाइट करता है। मेज़ पर खाना ठंडा हो रहा है। शिंजी कहता है कि वो सब कुछ बता देगा जो वो जानता है, पर पहले उन्हें उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रोटैगनिस्ट उलझन में है, पर उसने रियलाइज़ कर लिया है कि भले ही उसका एक्सपीरियंस कम है, पर वो कुछ चीज़ें समझ गया है। वो सब टेबल पर बैठे हैं। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि ये बस एक इत्तेफाक था कि वो लोग उसके पास आए हैं। शिंजी हैरान लड़कों को देखता है और साफ करता है कि वो लोग पब्लिक सिक्योरिटी से नहीं हैं। वो स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो सच में स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं। इयान और बाकी लोग खामोशी से उसे देखते हैं। शिंजी हंसता है और कहता है कि उसका अंदाज़ा सही निकला। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ फैलाता है और गुस्से में भरे लोगों के पास कहता है कि आखिरकार दुनिया में इतनी अजीब चीज़ें हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और ये सही वक्त पर आई है। शियान फिर से अपने दोस्त को लड़ने से रोकती है जब वो बर्तन तोड़ने लगता है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उस ग्लास की कीमत 1000 युआन थी और वो अपने पैसे वापस मांगता है। वो बदले में यकीन नहीं करता। अकीजी ध्यान से नोट करती है कि वो बुरा नहीं है और कंफर्म करती है कि वो लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से ही हैं। वो शिंजी की तरफ देखती है और कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके बारे में कितना जानता है। मोनोकल वाली लड़की कहती है कि वो एक ज़रूरी मामले में कॉन्टैक्ट कर रही है। ब्लू आंख के सामने खड़े लोगों के बैकग्राउंड में वो समझाती है कि वो इसे ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ रोक सकते हैं, और इतनी ताकत होने के बाद भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना तुरंत मौत मिल सकती है। प्रोटैगनिस्ट खामोशी से उसकी बात सुनता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। अकीजी कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूछती है कि क्या उसने वो आईबॉल देखी। वो जवाब देता है कि उसने गेम खेला, रूल्स समझे और फिर जिंदा बचने में कामयाब रहा। लड़की पूछती है कि वो गेम और रूल्स क्या हैं। वो कहता है कि पहले उसे उसके सवाल का जवाब देना होगा क्योंकि वो ज़्यादा नहीं जानता, और जब तक वो उससे बात करेगी वो डायलॉग जारी रखेगा। सफ़ेद बालों वाली लड़की मुस्कुराती है। वो कुर्सी पर आराम से बैठी है और सोचती है कि शिंजी काफ़ी ताकतवर है और जानता है कि मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकलना है, पर उसने अभी तक ज़्यादा अजीब शक्तियों का सामना नहीं किया है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। वो पूछती है कि वो क्या जानना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट शांति से स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात करता है।
वो अपने हाथ बांध कर बैठता है और कहता है कि वो जानना चाहता है कि जब वो 3rd रैंक की लिमिट तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा। वो अपना मोनोकल ठीक करती है और कहती है कि नए एबिलिटीज़ की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को और डेवलप करके तुम सिर्फ अपना असर या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हो। पिक्चर में एक जलता हुआ कैरेक्टर दिखता है। कहा जाता है कि स्पिरिचुअल पावर जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी, स्पिरिचुअल प्रेशर का दायरा उतना ही बड़ा होगा। लड़का चाय निकालता है और पूछता है कि क्या प्रेशर के अलावा वो अजीब शक्तियों को महसूस कर पाएगा पर उनसे लड़ नहीं पाएगा। ये कंफर्म करने पर कि क्या ये आगे काम करेगा, वो जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि ऑडिटीज से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर्स को सुधारना ज़रूरी है। पर यहाँ बात उनकी ज़िंदगी की हो रही है। अकीजी मग से चाय पीते हुए शिंजी को देखती है और साथ ही ये जानना चाहती है कि वो जिंदा कैसे बचा। प्रोटैगनिस्ट सीरियस चेहरे के साथ याद करता है कि सही रास्ता ढूंढने से पहले वो गेम में 2 बार मारा था और यही उसकी एबिलिटी है। वो स्माइल के साथ ग्लास पकड़ता है और आगे सवाल पूछने को कहता है। अकीजी, यान और शियान सोचते हैं कि उसकी स्किल क्या है। जब उन्हें समझ आता है कि ये इमॉर्टैलिटी यानी अमर होना है और ये सम्मान के लायक है, तो सफ़ेद बाल वाली लड़की कमरे में घूमती है और बताती है कि 3rd रैंक के बाद स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने का मतलब सोल की क्वालिटी बढ़ाना है और उन्हें ऑडिटीज से निपटने के लिए उनकी ज़रूरत है। पर उनकी मदद के बदले तुम्हें अपनी सोल से कीमत चुकानी पड़ती है। वो शिंजी के पास चलती है और क्लेम करती है कि जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होगी, सोल की क्वालिटी उतनी ही हाई होगी और उसी हिसाब से उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिसे वो यूज़ कर सकते हैं। वो उसके पास बैठती है और समझाती है कि स्पिरिचुअल पावर्स को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है। प्रोटैगनिस्ट खामोशी से पीता है जबकि वो उसे देख रही है। अकीजी स्माइल के साथ पूछती है कि क्या कोई और सवाल है। लड़का ग्लास से पीता है। वो अपने अंदर की हेल्प, असिस्टेंस को देखता है और समझ जाता है कि आंख और एआई की एबिलिटीज़ की लिमिट्स इसी से जुड़ी हैं। और हालांकि वो जानता है कि वो लोग उसे छीनने का प्लान नहीं बना रहे हैं, प्रोटैगनिस्ट उन्हें देखता है और साफ करता है। क्योंकि वो ऑडिटीज़ को मार नहीं सकते, तो वो उन पर पाबंदी कैसे लगाते हैं। और ऑडिटीज़ की गिनती बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। और एक दिन ऐसा आ सकता है जब लोग उनके हाथों मारे जाएं। इयान उठता है और झटके से अपने हाथ हिलाता है, उसे चिल्लाकर कहता है कि ये बस उसका सपना है, क्योंकि स्पेशल स्क्वाड ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच में ऐसा सोचता है कि उनके पास ऐसी ऑडिटीज़ नहीं हैं जो दूसरों को मार सकें। शिंजी उसे गुस्से वाले चेहरे से देखता है। वो स्मग करता है। प्रोटैगनिस्ट अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब वो अपनी जानकारी शेयर कर रहा है। वो फोल्डर टेबल पर रखता है और ऐलान करता है कि इस गेम का नाम योर टर्न है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस चेहरे के साथ अकीजी की तरफ मुड़ता है और कहता है आओ। वो दरवाज़ा खोलता है। पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वो अपना सर खुजाता है और तंग करने के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो किसी काम में लगा था, और पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट के पास कैंची है। वो बदले में रियलाइज़ करता है कि वो उसे सिर्फ परेशान कर रहा है, क्योंकि नीचे एक 24 घंटे खुला रहने वाला स्टोर है और वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हैरान होकर शिंजी को कुछ समझ आता है। वो अपने पड़ोसी को देखता है, जिसके पीछे एक खौफनाक परछाई, ऑमिनस एंटिटी है। वो 1 सेकंड के लिए स्माइल के साथ बात करता है। अकीजी काउच पर बैठी उनकी बातचीत नोटिस करती है। मोनिकल वाली लड़की उन्हें शक की नज़र से देखती है। प्रोटैगनिस्ट सावधानी से आगे बढ़ता है। शिंजी कमरे के बीच में खड़ा होता है और रियलाइज़ करता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ शक नहीं हुआ। वो दरवाजे पर अपने पड़ोसी को देखता है और सोचता है कि शायद ये उसका वहम था। प्रोटैगनिस्ट कैंची आगे बढ़ाता है और कहता है कि भले ही वो इसे वापस न करे। पड़ोसी स्माइल के साथ शुक्रिया कहता है। शिंजी समझता है कि इस मामले में वो उन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसे चेक करने की ज़रूरत है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। लड़का इस बोझ के लिए माफ़ी मांगता है। प्रोटैगनिस्ट बातचीत करने वालों के पास जाता है और कहता है कि एक नया पड़ोसी आया है और रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अकीजी कहती है कि कहानी को छोटा करना जारी रखना होगा। शियान इसे एक कागज़ पर लिखने को कहती है। प्रोटैगनिस्ट खामोश है और सोच रहा है कि क्या सब कुछ समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो कागज़ उठाता है और रियलाइज़ करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है, पर वो उनकी मदद लेना चाहता था। पिक्चर में एक मॉन्स्टर दिखता है और वो मोमेंट जब उसके पेट ने बुराई को हराया था। शिंजी सोचता है कि सच तो ये है कि उन्हें योर टर्न गेम के सारे रूल्स बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिरकार इंटरनेट पर प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं है। और अगर उन्हें पता चला कि ये क्लूज़ झूठे थे, तो सब कुछ इतने अच्छे से खत्म नहीं होगा और उसके पास उनसे रिश्ते खराब करने की कोई वजह नहीं है। शिंजी नोटबुक आगे बढ़ाता है और कहता है कि बस इतना ही है। इयान इसे अकीजी के हाथों से ले लेता है। वो बदले में पूछती है कि क्या वो अपनी एबिलिटी यूज़ करेगा। लड़का स्माइल करते हुए हाँ कहता है, क्योंकि सब कुछ इतना उलझा हुआ और अजीब है कि उसे लगता है सिर्फ वही इन सारे राजों को सुलझा सकता है। अकीजी सीरियस चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है। शिंजी सामने खड़ा होता है और पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा।
वो जवाब देती है कि उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहता है, मटीरियल सुख सुविधाओं से लेकर स्पिरिचुअल ज़रूरतों तक। इन मुस्कुराते हुए शांत रहने का इशारा करता है और कहता है कि बैंक कार्ड में 5 करोड़ यानी 50 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें गाड़ी और अपार्टमेंट भी दिया जाएगा। अकीजी समझाती है कि सारे टास्क्स पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे करने होंगे और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने पर बोनस भी मिलेगा, पर उसके पास अपनी मर्जी से काम करने का मौका भी होगा। बस वो बिना वजह किसी को मार नहीं सकता। शिंजी अपना सर खुजाता है और साफ करता है, ड्यूटीज़ के बारे में क्या? अकीजी बाकी लोगों के बीच खड़ी होती है और शांति से समझाती है कि वो लोग बारी बारी से अलग अलग शहरों में अजीब घटनाओं की जांच करते हैं और जब उसकी बारी आएगी तो वो मना नहीं कर सकता। हालांकि अगर उसे मुश्किलें आती हैं तो वो अपने साथी ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। वो नोट करती है कि जो इंसान किसी केस की जांच करता है उसकी मौत का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ा रहेगा। तो ये ताकत और दौलत उनके इस बलिदान की एक तरह से कीमत है। लड़की शांत आवाज में कहती है कि डिपार्टमेंट हेड को छोड़कर सब कुछ घटनाओं के वक्त के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उसके जान पहचान में किसी भी एम्प्लॉई ने सर्विस ज्वाइन करने के बाद 10 साल से ज़्यादा जिंदगी नहीं जी है। जियान दुखी लोगों के बैकग्राउंड में सीरियस होकर खड़ी है। वो कहती है कि आगे चलकर दिमागी हालत में काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और बहुत से लोग टास्क्स पूरे करने के लायक नहीं रहते। पर सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि कुछ लोग छोड़ देते हैं और नए एम्प्लॉयज़ उनकी जगह आ जाते हैं, इसलिए कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई चॉइस है। इन और शियान उसके पास खड़े हैं। लड़का स्माइल के साथ कहता है कि चॉइस है, क्योंकि एक और पोजीशन ऐसी है जिसके मुताबिक वो पूरी तरह डिपार्टमेंट ज्वाइन ना करके अपना खुद का ग्रुप बना सकता है, पर ज़रूरत पड़ने पर उसे स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करनी होगी। वो सजेस्ट करता है कि अगर शिंजी एक भरोसेमंद साथी ढूंढ रहा है तो वो खुद ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसलिए उसे ज्वाइन करना चाहिए, यानी फैसला लेने पर उससे कांटेक्ट करे। वो आगे कहता है कि बेशक उसके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने अकीजी के पास हैं, पर वो सब कुछ आधा आधा बांट सकते हैं। ब्लॉन्ड लड़की हैरानी से समझाती है कि सच तो ये है कि शिंजी दूसरे लोगों के साथ भी ग्रुप बना सकता है। इयान गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाता है और उसे चुप रहने को कहता है। अकीजी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि इंसानियत का दुश्मन ये अजीब शक्तियां हैं। लड़की अपना हाथ दिखाते हुए ऐलान करती है कि वो काफ़ी वक्त से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जानती है कि दोनों क्या कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर स्मर्क करता है और कहता है कि ये सच है। वो उससे हाथ मिलाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि वो ज़्यादातर अपना खुद का ग्रुप बनाएगा। पिक्चर में लड़के घास पर भाग रहे हैं। वो ग्रुप का नाम का ऐलान करता है। खुश होकर जिंग और बिम्बिन अपना हाथ हिलाते हैं। शिंजी नोट करता है कि इसका नाम घोस्ट सोसाइटी रखा जाएगा। प्रोटैगनिस्ट उन्हें जाते हुए देखता है। इन शियान से कहती